आपकी कहानी की शुरुआत हम 1979 से करते हैं। महज़ 15 साल की उम्र। आप क्लास में टॉपर हुआ करते थे, आपका कभी टॉप नंबर 1, 2, 3 आया करता था। फिर भी एक बार आपको स्कूल छोड़नी पड़ती है सिर्फ़ इसलिए कि घर की मजबूरियाँ वैसी थी। वहाँ से आपकी यात्रा कैसी शुरू होती है? वैसे हमारे गांव में स्कूल नहीं होने के कारण हमारे पड़ोस में गांव वेलांगरी में 3 किलोमीटर हमें पैदल चल करके हुँ, स्कूल में जाना पड़ रहा था। हुँ, और उसके बाद में वहाँ मैं स्कूल वेलांगरी से पढ़ाई की। और आपके और वो सही बात है कि 1980 के लगभग तक में हमारे पहले परिवार में गायें थी। और गायों के अंदर कितनी गाय हुआ करती थी? 30 से 40 गायें होती थी। हाँ, और उसके बछड़े 20 से 25 होते थे। हाँ, उसको हमारे अलग व्यवस्था होती थी हाँ, गायों के लिए। और एक जो बछड़े छोटे होते थे उनको सराहने के लिए अलग व्यवस्था होती। हाँ। मैं उस समय पढ़ रहा था, मगर नासक जो हमारे उसको ग्वार बोलते हैं, हुँ, वो एकदम घर चला गया। हुँ। घर वालों ने देखा कि पढ़ करके क्या करना है अपन को, आप तो ये टोकड़ा चढ़ाओ। डोगरा चलाओ। हाँ, हाँ, 3 महीने मैं उसका टोकरा चला, 3 ये ग्वार गणों या हाँ। उसको सराई के लिए मैंने किया। उसके बाद में मैं पुनः स्कूल में बैठा, वापस स्कूल चले गए। वापस स्कूल चला गया। हुँ, और उसके बाद में जो हमारे कुएँ पे हमारे पिताजी थे, हमारे भाई थे, और एक एक हल चलाने के लिए हमारे हमेशा के लिए, जिसको बोलते हैं हारी बोलते हैं, मजदूरी मतलब या हारी बोलते हैं, वो हारी रखा हुआ था। हाड़ी रखा हुआ था। वो हुँ, हारी घर पे जाने के कारण फिर घर वालों ने सोचा कि भाई अभी वो हारी घर पे रह गया, अब तो बड़ा हो गया, अब तो अपन को पढ़ कर क्या करना है, खेती करनी है। हाँ, तो करीबन 1981 में लगभग मुझे वो पढ़ाई छोड़ी मैंने, हुँ, और मैंने खेती करनी शुरू की। हुँ, वो 81, 82 और 83, हुँ, 83 तक मैंने हल चलाया और हल से खेती की। हुँ। और जो 83 में एक बार मेरे साथ घटना ऐसी हुई कि ₹50 ज़्यादा लिए तो कहा नहीं, ट्रैक्टर लेंगे। बरसात बरसात के अंदर, जैसे बाकी तो हम हल से खेती करते थे, हाँ, एकदम बरसात होने के कारण एक साथ खेती करनी पड़ती, इसलिए हल से सारा खेती पूरा नहीं पड़ता था। 1-2 खेत जो होते हैं वो उसको ट्रैक्टर को लाकर ट्रैक्टर से करवाते थे। हाँ, तो ट्रैक्टर वालों को बुलाया और ट्रैक्टर का, मैंने खेत पे था, हमने वो जो हमारे हिसाब से तो हमने सोचा कि इतने पैसे हो जाएंगे। हुँ, मगर जब खेत को पूरा उन्होंने किया, फिर उन्होंने बोला उसमें ₹50 कम पड़े। हुँ। तो उन्होंने कहा भाई पहले ₹50 दो। तो मेरे तो बैल बैल थे, हल थे, वो सब छोड़ करके उस ट्रैक्टर के साथ मैंने कहा मैं 2 दिन भेज देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अभी के आपको अभी तो आपको अभी का ₹50। अभी देना पड़ेगा। हाँ, और मैं ट्रैक्टर में बैठ करके 2.5 किलोमीटर घर पे जाकर उसको पैसे दे करके पैदल चल के वापस खेत में आया, खेत में आकर हल चलाया। हाँ। वो 2 घंटे मेरे हल के बैल और वहाँ खड़े रहे, और उस समय मेरे मन में लगा कि अब तो कुछ ना कुछ खेती के नवाचार करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने उसी दिन सोचा था कि कहीं न कहीं ट्रैक्टर मैं लाना है। रोकूँगा। खेती के नवाचार का विचार था या ये आया कि अच्छा तू ₹50 के लिए ट्रैक्टर की टाँस दिखा दोनों रहा है, बातें मैं खुद थी। ट्रैक्टर ले दोनों लूँगा। बातें थी कि इन्होंने अपने लिए ये यहाँ तक नहीं छोड़ा कि ₹50 उनके बाकी है, और उसके लिए हमें ट्रैक्टर का घमंड दिखा रहा है। हाँ, और फिर हाँ, मैं कि ट्रैक्टर अपन को लाना है। हाँ। खेती के लिए नवां साल देखते हुए मैंने ट्रैक्टर, तो फिर मैंने लेकिन उन्नीस आपके ट्रैक्टर लेने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। 1984 में हाँ, 1984 में फिर मैंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, हुँ। और लोन लेकर के मैंने ट्रैक्टर लाया। उसके बाद में मैंने वन विभाग में भी। लोन लेने से पहले एक किस्सा होता है आपका शायद। एक बैंक आपको लोन अप्रूव नहीं करती है, आप कलेक्टर के सामने फाइल फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा किस्सा होता है। क्या मामला वो था? क्या हुआ, मैंने पहला पहला लोन भूमि विकास बैंक से करवाया था। हुँ, और भूमि विकास बैंक से लोन करवाया था, और भूमि विकास में उस समय में हुँ। मैसी ट्रैक्टर जल्दी आता नहीं था। 3 मतलब 6-6 महीना, 3-3 महीना तक पहले ड्राफ्ट जमा कराना पड़ता था, फिर जाकर ट्रैक्टर का नंबर क्या आता था। कारण? ट्रैक्टर मैसी की खूब माँग थी, हाँ, और मैसी उस समय बहुत पॉजिटिव मतलब थे, एक इसलिए अच्छी टैक्स, इमेज हाँ, थी। हाँ, अच्छी इमेज थी, इसलिए ट्रैक्टर मिलते नहीं थे। हाँ, किसान उसके लिए नंबर में बैठना पड़ा। ट्रैक्टर के लिए मैं समेरपुर, जब हम सारे सोमवार के दिन डीलर डीलर बैठता था जोधपुर, हुँ। और उसकी ब्रांच उस समय समेरपुर हुआ करती थी। समेरपुर। हुँ। तो जब डीलर सोमवार को आते तो हम टिप्पण घर का भर करके समेरपुर जाके जिनको बैठते थे। ट्रैक्टर खरीदने होते थे, वो ट्रैक्टर जाते थे खरीदने के वहाँ। लिए डेली 3 महीने मेरा ड्राफ्ट जमा किया था। तो उससे पहले आप जो कहानी कह रहे हो वो मैंने भूमि विकास बैंक से फाइल तैयार करवाई थी। भूमि विकास बैंक वालों ने कहा कि या तो तुम स्वराज लो, या दूसरी जो अपने, ट्रैक्टर थी हाँ, कंपनी फोर्ड वो। लो, हुँ, या इंटर लो। हुँ।
ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। उस समय ये मिलते थे। उन्होंने कहा कि या तो ये लो, न तो फिर तुम्हारा बैंक का लोन कैंसिल करें। मैंने हाथाजोड़ी भी की, लेकिन मेरे मैसी लेना है, मैसी के समय बिना लूंगा नहीं, और आप मुझे मेरा फाइल कैंसिल मत करो। उस समय उन्होंने कहा नहीं, हम तो कैंसिल करेंगे, या तो लो, क्योंकि वो बैंक वाले उस समय उसको कुछ फायदा देते थे। एक ट्रैक्टर किसी बैंक से लोन पास होता था तो बैंक वालों से कोई ना कोई उनका हिस्सा बंधा हुआ होता कि एक ट्रैक्टर बेचाएंगे तो इतना पैसा लो। उसके चक्कर में उसने मेरे ऊपर दबाव डाला, मैंने नहीं माना, मैं तो ट्रैक्टर में से ही लूंगा। फिर उस समय तो उन्होंने, उस समय भूमि विकास बैंक का चेयरमैन तो होता था, उस समय कलेक्टर था। कलेक्टर, ये बात 1984 की बात है, 83-84 की बात है। उस समय हमारे तो कलेक्टर फाइल ये हुआ, अध्यक्ष हुआ, तो फिर मैंने कलेक्टर को मिलने के लिए कोशिश की, कलेक्टर नहीं मिले। उस समय इंदिरा गांधी जी माउंट आबू पे आए थे, तो मिलने के लिए मैं गया, तो फिर तो वो इतनी बुरी लगी, मैं जा नहीं सकता था। फिर उस समय मैंने चपरासी को थ्रू उसको मेरा अर्जी देने के लिए मैं कि कलेक्टर के पास भेजो, और कलेक्टर साहब उसके ऊपर मार्क ले। मैंने लगा, रिश्वत भी दी थी। हाँ, उन्होंने कहा मैं कैसे, हम तो जा नहीं सकते, पुलिस जाने। तो एक आदमी, पुलिस जो सब पियोन था आदमी, उस आदमी को मैंने उस समय 15 रुपये दिए थे, और 15 रुपया दे करके उसको भेजा कि तू जाकर यार कलेक्टर को पेश, क्योंकि मेरी ट्रैक्टर में से लेना और बैंक वाले मान नहीं रहे। तो कलेक्टर साहब मार्क करके अध्यक्ष है जो वो रोक देंगे। कलेक्टर साहब ने उसी समय वो आकर लिखा कि बैंक वालों से जाकर के मिले। अच्छा। और बैंक वालों से मैं मिला हुआ था। बैंक वालों ने तो क्लियर उनको ये दूसरा ट्रैक्टर लेना था। फिर मैंने कहा मैं कि ये तो बैंक वालों का, उनको भी जाकर मैंने हाथाजोड़ी की कि मेरा मैसी ट्रैक्टर लेना था, आप लोन कैंसिल मत करिए, मुझे 1 महीने में मैं ट्रैक्टर ला दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ट्रैक्टर अभी का अभी 10-5 दिन में लाओ तो लाओ, नहीं तो मैं लोन कैंसिल कर। फिर मैं उसी समय उनको फाड़ के तुम्हारी फाइल तुम्हारे पास रखो, फाइल फाड़ के ओ कर दी कर मैं घर पे आया। उस दिन थोड़ा लगा कि अभी क्या करें। फिर मैंने बैंक से ट्राई की, तो पंजाब नेशनल बैंक से मेरा संपर्क हुआ। पंजाब बैंक वालों ने कहा जब हम चाहेंगे दे। उस समय मैंने कहा मैं कि मेरे को मैसी ट्रैक्टर चाहिए, ड्राफ्ट आपको पहले देना पड़ेगा, और ड्राफ्ट देने के बाद में जब ट्रैक्टर आएगा, जब आएगा, तो उन्होंने कहा कि जब ट्रैक्टर आए, जब हम, कोई बात नहीं, आपको ड्राफ्ट पहले देंगे। उन्होंने ड्राफ्ट दिया, और 1994 में, 84 में, सॉरी, 84 में मैंने ट्रैक्टर लाया। 84 से लगा करके मैं लगभग 90 या 94 तक मान, 90 तक तो मैं पूरा ड्राइविंग की, ट्रैक्टर की ड्राइविंग करता था मैं पूरा। अच्छा। ट्रैक्टर में मेरे भाई भी, बड़े भाई साहब थे, लाला राम जी, और दोनों थे। कभी जरूरत पड़ता तो कोई ड्राइवर रखते, बाकी हम ही ट्रैक्टर भी हम चलाते थे, खेती भी हम करते थे। फिर उसके बाद में हमने वो 95 के अंदर फोर्ड लाया। फिर धीरे धीरे मैं 84 के अंदर, 1994 में LIC का एजेंट बना। अच्छा। राधा कृष्ण जी रावल हमारे DO होते थे, वो आए हमारे कुएं पे। मैं कुएं पे खेती कर रहा था कि ये वहां गए कि भाई LIC का अच्छा एजेंट, तो उन्होंने कहा अच्छा एजेंट तो वो है, पढ़ा लिखा कम है, मगर अच्छा एजेंट तो वो है। तो फिर मेरे पास आए मैनेजर वगैरह, और उन्होंने आकर कहा कि भाई आपको एजेंसी के लिए, उन्होंने कहा कि अब दूसरे के नाम से एजेंसी देते हैं, दूसरों की एजेंसी मैं नहीं करूँगा, अगर मेरे से दे सकते हैं तो करो। तो मैंने 1994 में LIC की एजेंसी दी, और उन्होंने उसमें मुझे टारगेट दिया था कि अगर 25 पॉलिसी आप 30 पॉलिसी मास तक करोगे, 5 दिन थके थे, तो आपको मैं एजेंसी जोधपुर जा करके। आपने आखर पेड़ी का काम भी किया, ये क्या होता था उस दौरान? आखर पेड़ी ये थी कि गांव में आखर पेड़ी चलती थी। उस समय कलेक्टर मनोज जी शर्मा थे, वो हमारे घर पे भी आए थे, और मुझे 2000 के अंदर मैंने आखर पेड़ी चलाई। पहले उस समय आखर पेड़ी चलाते थे, मैंने भी आखर पेड़ी मेरे खुद के घर पे चलती थी। और रक्षाबंधन के दिन माननीय कलेक्टर, आज भी मुझे याद है, मेरे घर पे आकर मेरे को सम्मान किया था। और उसमें आखर पेड़ी में क्या होता था? आखर पेड़ी मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो खेती कर रहे थे, किसान भाई सारे जो खेती कर रहे और पढ़े लिखे स्कूल में नहीं जा सकते, अच्छा। उनको शाम को बुला करके पढ़ाना, जो प्रौढ़ शिक्षा, हाँ, जो अभी जो प्रौढ़ शिक्षा करो, ये आखर पे, उससे मेरा नाम था आखर पे। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, पहले जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है वो दिन को खेती करते, तो उनको शाम को खाना खाने के बाद में हम अच्छा। बैठते थे, तो मतलब रात को 9 बजते थे, 10 बजते थे, सब इकट्ठे एक जगह होते थे और उसको पढ़ाते थे, पढ़ना लिखा सिखाते थे, क्योंकि गांव में कोई पढ़े लिखे था मुझसे। फिर उसके बाद में हमने ये ट्रैक्टर वाली खेती वाला हुआ था, हल्पी चलाया है हमने, कुएं के अंदर ब्लास्ट करने थे वो भी करवाए हैं। अच्छा। सारा काम खेती के खेती का सारा काम मैंने 3 साल मैंने हल से खेती की है, और खेती का सारा काम हमें ही करना पड़ता था। ठीक है, अब मैं आपकी पॉलिटिक्स पर आऊंगा। आप महज 16 साल की उम्र में भाजपा के आप संस्थापक सदस्यों में से एक है, क्योंकि आप मुंबई में जो पहला अधिवेशन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को, उसमें भी आप गए थे।
पॉलिटिकली आपकी जर्नी कैसे शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है? वो उस समय सही बात है, उस समय हमारी आदरणीय नेताजी, उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता ताराजी भंडारी हुआ करती थी। आपके इलाके के? हाँ, हमारे हम्म। मतलब विधानसभा की, सिर्फ अच्छा। सिरोही विधानसभा की थी और मेरा गाँव भी विधानसभा पड़ता था। हम्म। उनके संपर्क में आया था और उन्होंने, उनके साथ हम बॉम्बे के अंदर अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में मैं वहाँ पे गया था और जा कर के उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रथम थे। उसमें छोटे थे हम, तो वो कोई ज़्यादा ध्यान अंधेरा नहीं था। छुटेगा, कमल खिलेगा, निकलेगा वही, सूरज निकलेगा। फिर वहाँ हमसे आए और उसके बाद में भाजपा के संपर्क में मैं आया और फिर पहले बार 1984 में जो इलेक्शन हुआ, पहली बूथ में मैं बैठा था। अच्छा, और 84 हाँ, 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 बूथ हाँ, पर आप और बैठे हाँ, थे। बूथ में, क्योंकि 82 से मैंने भाजपा का, 1982 से मैंने वहाँ जाकर आने के बाद 82 से 80 से भी काम करा। 82 से मैं बूथ का मीरपुर गांव, हमारे गांव में बूथ नहीं लगता, छोटा गांव था हाँ, हमारा, वोट मीरपुर पड़ते थे। हाँ। तो मीरपुर के बूथ में मैं पहली बार 1984 में बूथ में बैठा था। ओके। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने कृष्णगंज के लिए सेक्टर के प्रभारी बना। हम्म, फिर किसान मोर्चा का मैं तहसील अध्यक्ष रहा। हम्म, फिर 2000 से 2000 फिर मैंने मंडल का किसान मोर्चा का तहसील अध्यक्ष रहा। हम्म। फिर मंडल उपाध्यक्ष रहा सिरोही अच्छा। मंडल का। हम्म, फिर सिरोही का मंडल अध्यक्ष रहा। हम्म, फिर मंडल अध्यक्ष रहने के बाद में किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का महामंत्री रहा। हमारे हम्म, आदरणीय स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जी अध्यक्ष थे, मैं हम्म, महामंत्री था। हम्म, उसके बाद में मैं जिले का महामंत्री बना हम्म, और प्रदेश कार्य समिति में रहा हम्म, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का सिरोही का जिलाध्यक्ष रहा। हम्म, ये पार्टी के विभिन्न संगठनों में किया। बाकी दूसरी जगह जहाँ मुझे बाहर भेजा मैंने, जैसे इलेक्शन के अंदर मैंने महाराष्ट्र में गोरेगांव का प्रभारी मुझे बनाया था। 3 महीने रहा था वहाँ से, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे वोटों से जीती थी। हम्म, पालनपुर मुझे विधानसभा का प्रभारी बनाया था, वहाँ भी मैंने काम किया था। हम्म। और एक बार कोटा में जो हमारे अभी अध्यक्ष ओम जी बिरला है, हाँ, वो एमपी थे, उसके वो उस समय एमएलए थे, वो एमपी बन गए थे, उसके बाई इलेक्शन हुए थे। हम्म, उस समय मुझे 2007 में कोटा का काम मुझे दिया था। मैं हम्म, 15 दिन कोटा में रहा था हम्म, और शर्मा उस समय कोई एमएलए थे, हम्म, वो भी उस समय वहाँ से जीते थे। हम्म, 2007 के 8 की बात है। हम्म। अलग-अलग चेन्नई में भी मुझे भेजा था, वहाँ भी मैं गया था। जगह-जगह पार्टी ने जहाँ भेजा वहाँ मैंने पार्टी के साथ ठीक काम है। किया। अब आपकी कुछ कामकाज को लेकर जिस तरीके की आपकी वर्किंग रही और शायद उसी वर्किंग की वजह से आप इस बार चुनाव जीते, क्योंकि जब आप पहली बार आपका नाम आया, टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, तो एक तस्वीर बहुत इंटरनेट पर वायरल हुई थी जिसमें आप मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे और उस तस्वीर को लेकर इंटरनेट पर चर्चा ये थी कि भाजपा ने एक ऐसे कार्यकर्ता को जालोर सिरोही सीट से टिकट दिया है जिसको जब अपने टिकट का पता चला तो पार्टी ऑफिस भी बाइक पर बैठ करके गए। क्या ये सच्चाई थी? मैं तो हमेशा के लिए मोटरसाइकिल में ही चलने वाला था। आज भी मोटरसाइकिल के अंदर जहाँ बाज़ार में जाना है, कहीं जाना, तो मुझे गाड़ी पसंद नहीं है। अच्छा। मिलती है तो मोटरसाइकिल से जाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। मोटरसाइकिल तो पहले से ही मेरी थी। मैं थे पहली मोटरसाइकिल मैंने राजदूत की मोटरसाइकिल लाई थी 1984 हाँ। में। हुँ, फिर उसके बाद मैं होंडा लाई। हुँ, तो 84 से मेरे पास मोटरसाइकिल, हुँ, 84 से में मोटरसाइकिल थी। हुँ, और उसके बाद में मैं पहली बार हुँ, राजनीतिक में, जैसे सरकारी पदों में 1991 में, हुँ, 1991 में हुँ। मैं ग्रामदानी का डायरेक्टर बना। अच्छा। हमारी ग्रामदानी गाँव है वाडेली हाँ। और ग्रामदानी गाँव में सारे पावर ग्राम सभा के पास होते हैं, अच्छा। रेवेन्यू के सारे, हुँ, ये जो एसडीएम के पावर। हुँ। तो उस समय फिर 2094 में ग्रामधनी का काम क्या होता था? क्योंकि ग्राम इसको लेकर रोचक किस्सा, एक आपके सांसद बनने के बाद में एक एसडीएम आपके पास आए थे कि यार ग्रामधनी कानून क्या है और उसमें कैसे काम होता है? ग्रामदानी का एक्ट, बॉडी अलग है, उसका एक्ट भी अलग है। 36 पेज पेज का एक्ट है। हाँ। वो अभी तक किसी को, मतलब एसडीएम ने पढ़ा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अलग है। एसडीएम साहब बिल्कुल आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने हाँ, पूछा था ग्रामदानी में, क्योंकि मैं ग्रामदानी गाँव 1994 से लगाकर हाँ। 2004 तक हुँ, लंबा दौर मेरा रहा। हुँ, पहला मैं मेंबर बना, फिर 1994 में ग्रामदानी ग्राम सभा का अध्यक्ष बना हुँ। और फिर दोबारा अध्यक्ष बना मैं। अच्छा। 2 कार्यकाल मैंने अध्यक्ष से निकाले, मतलब कुल मिला के 11 साल में ग्रामदानी गाँव का अध्यक्ष रहा हूँ। हाँ, और उसके 20 में 1995 में माननीय भैरू सिंह जी ने पंचायत राज लागू किया। उससे पहले हमारे ग्रामदानी गाँव में पंचायत राज लागू नहीं था। हाँ, जिस समय मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष था, उसी समय 1995 में ग्रामदानी का अध्यक्ष, वो ग्रामदानी
की धारा उसमें से हटा करके पंचायत राज लागू किया ग्रामदानियों में, ओके। ताकि पंचायत सरपंच तो भी पहले सुने। पंचायत राज में ग्रामधानी अलग रहती थी क्या ग्रामदानी कुछ-कुछ अलग जगह थी, पे? जैसे सरपंच का पावर है ना, हुँ, हमें ग्रामदानी का अध्यक्ष जो पहले जो वार्ड पंच प्रधान को सुनते थे और सरपंच प्रमुख को सुनते थे, उस समय प्रमुख का ये ग्रामदानी का अध्यक्ष है, वो ये सरपंच गिना जाता था और उसका वोटिंग होता था। हुँ, और पंचायत समिति की बैठकें होती थी, जो सरपंच की ऐसे जाते थे, ऐसे के ऐसे ग्रामदानी गांव पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं। मैं गया हुआ हूँ, ओके। क्योंकि वो पंचायत में 1994 में ग्रामदानी का अध्यक्ष बना था। और ये जो पंचायत राज लागू हुआ वो 1995 में हुआ, लास्ट में ओके। 1995 11वें महीने में। अच्छा, पंचायत राज से पहले का पहले फॉर्मेट हुआ पहले करता था पहले उस और समय सारे नरेगा के पावर सारे ग्रामधानी के पास होते थे विकास पहले। के सारे काम है वो सारे हमारे हमारे सारे ग्रामधानी गांव के जरिए होते थे। सारे गांव के मतलब ये ग्रामदानी के अध्यक्ष के जरूरी होते थे। मैंने उस समय ग्रामदानी के हमारे आबादी थी, पट्टे काटे थे मैंने। जब ग्रामदानी मुझे पता लगा कि ये ग्रामदानी के अंदर पंचायत राज लागू हो रहा है, हाँ, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। तब मैंने पहले वो हमारे हाथ में था, जो ग्राम सभा ने फैसला किया वो रेट होती थी। हुँ, तब मैंने सब ग्रामदानी गांव की एक कमेटी बनाई, उसके 37 कौम को सभी को ले लिया। हुँ, हमारे वैसे हिरागेट समाज भी है, हमारे भील समाज है, हुँ, चौधरी समाज है, देवासी समाज है। तो उसमें से जाति जैसे देवासी चौधरी बड़े थे तो दो लिए, एक देवासी से लिए, हिरागढ़ से लिए, भील राणा जो भील है हमारे भील समाज से लिए। सभी को लेकर कमेटी बनाई हुँ, और कमेटी बना करके सभी के पट्टे जारी किए। पट्टे उस समय मुझे पहले 50 पे करने की कोशिश की, तो कह दिए तो बड़े बड़े पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर हमने कोशिश की है, फिर भी ज़्यादा हो रहे, फिर 10 पैसे फुट में 10 पैसे फुट में सारे गांव के पट्टे बनाकर दे दिए। पंचायत राज 10 लागू पैसे फी 1 10 फीट पैसे के फुट हिसाब से। फुट के हिसाब से ग्राम सभा में पैसे जमा करा दिए, पट्टे दे दिए। बीडीओ साहब आया कि आपने ये कैसे कर दिया? मैं कि हमारा नियम है, अभी लागू हुआ नहीं है। जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हो जाएगा। पंचायत आप आज हमारे पास है, मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष था, सभी गांव में आपकी 10 पंचायत राज आती रहेगी। आती रहेगी पंचायत। फिर उसमें 95 में पंचायत राज लागू होती है, मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष भी था और निर्विरोध मुझे वार्ड पंच चुना गाँव में। ओके। और 2000 में मैं यहाँ सीट मेरी रिजर्व हो गई थी हाँ, गांव की। हाँ, तो फिर गांव वालों ने कहा कि आप तेलपी से लड़ो। हाँ, हमारे पंचायत का एक दूसरा गांव है, हाँ, वहाँ तेलपी से मैं वार्ड पंच निर्विरोध हुआ। हाँ, और 2000 के अंदर फिर गांव वालों ने कृष्णगंज 3 गांव वाला आके मिलके आपके भाभी को सरपंच किया। मेरे घर से के बढ़ाओ, मेरे घर से मैंने न बना करके मेरी भाभी बड़े भाई साहब उनकी वाइफ को बढ़ाए हुँ, और बना करके उस समय 2000 के अंदर पूरी ग्राम पंचायत निर्विरोध की, पूरी ग्राम पंचायत पूरी ग्राम पूरी पंचायत ग्राम पंचायत ही वार्ड निर्विरोध पंच की। से लेकर वार्ड सरपंच पंच से 11 वार्ड पंच और सरपंच सब निर्विरोध। ओके। उसके अंदर कुछ मेहनत भी करनी पड़ी, कहना भी समझाना ही पड़ा, क्योंकि उस समय 2 लाख रुपए मिलते थे। अच्छा, हमें वो दिख रहे थे कि अच्छा। भाई अब आज वो 20 लाख के बराबर है। हाँ, हाँ, तो हमने सोचा कि पूरा ग्रामदानी क्यों नहीं अपन सब मिल करके एक राय बैठ करके हाँ, सब करते हुए, तो अगर निर्विरोध सारे पंचायत हो जाएगी हाँ, तो गांव में 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात होती है। उस अभी 20 लाख से भी ज्यादा है। ये 2000 की बात है। हुँ, उस समय मैंने पूरी ग्रामदानी ये कृष्णगंज पंचायत निर्विरोध वो मैं वार्ड पंच की हैसियत से अंदर किया। हुँ। आपकी पैसों और पंचायत के काम को लेकर बहुत नज़र रहती है। एक नेता की आपने सभा कराई थी, ताकि वो वहाँ पर घोषणा करवा सके आप गाँव के लिए और उन्होंने 3 लाख रुपए की शायद घोषणा की थी। वो मैं ग्रामदानी का अध्यक्ष होते हुए हुँ, 1900 सिंधु और हथौड़ों में हुँ, 1900 सिंधु हथौड़ों में हुँ, उस समय हमने उनको, हमारे अमरा राम जी कृषि मंत्री थे, अच्छा, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे हाँ, और तारा जी उस समय विधायक थी हाँ, और नहीं हमारे बोर्ड की उसमें विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। अच्छा, तब मेरा मन तो था, मैं कि ललित चतुर्वेदी सामाजिक निर्माण मंत्री थे, मैं उसके लिए जयपुर गया था। हाँ, मैं कि उनको बुलाओ, क्योंकि गांव में एक हॉस्पिटल बनाई थी उपस्वास्थ्य के अंदर हाँ, और एक आंगनवाड़ी बनाई थी। हाँ, तो उसके लिए मैं गया था, हुँ, हमारे तारा जी को साथ में ले जा करके, भाई ललित चतुर्वेदी जी का टाइम दो, हुँ, मैं उद्घाटन कराना, मेरे रोड बन जाएगा। हुँ, गांव में ये स्थिति थी कि हमारे बरसात होने के बाद में कोई अंदर गाड़ी या ले जाना करना कहीं रास्ता नहीं था। हुँ, कई बार तो बीमार पड़ते तो खाट के ऊपर बैठा करके ले जाना, ये स्थिति गांव की थी। अच्छा, छोटा गांव था हुँ, और मिट्टी इतनी चिकनी थी कि बरसात होने के बाद में पानी बहुत पानी के लिए आए लंबे समय तक भरा पड़ा रहता पर मतलब चिकनी मिट्टी पार नहीं होती, वो हाँ। सारे सिपट जाती थी। हुँ, तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि भाई ये हो जाए हुँ, या कुछ मिल जाए। हुँ, तो फिर उन्होंने, तारा जी ने, अमराराम जी उस समय लोकसभा मिले हुँ, और कि ये भी हमारे कृषि मंत्री है, हुँ, संपर्क हुआ तो मैंने उस समय बुलाया हुँ,
और बोला करके मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य यही था, उस समय भी था कि अभी मैं ग्राम दानी वाडेली को कम से कम वाडेली का पानी वाडेली में रोकूं। और उसलिए हमने उस समय वाटर साइड, पहली वाटर साइड मैंने स्वीकृत कराई थी, जिले की पहली वाटर साइड थी, वो हमारे गांव वाडेली में मैंने करवाई। और उस समय मंत्री जी से घोषणा कराई थी, 3 लाख रुपए दिए थे, आज वो 3 करोड़ के बराबर। क्योंकि उस समय लेबर की रेट बिल्कुल कम थी, सीमेंट बिल्कुल कम था, और इस तरह से मैंने वाटर साइड की थी। उस समय पूरे गांव का पानी, ज्यादातर सारे नाले थे, वो नाले हमने किसानों के मार्फत हमने सारे, एक उसका पानी उसके टच हो जाए, इसका पानी करके गांव का पानी जोड़ते हुए गांव का पानी गांव में रखने के लिए सारे वाड़े लेके हमने उस वाटर साइड को हमने ट्रीटमेंट किया। ओके। आपकी सभाएं कराने की और काम कराने की कला तो काफी चर्चित है। एक आपने 33 केवी के जीएसएस के उद्घाटन के लिए उस वक्त की सिटिंग सीएम वसुंधरा राजे को बुला लिया था और कलेक्टर तक को पता नहीं था कि जीएसएस बना कहाँ है। क्या किस्सा था वो किस्सा तो ये था कि मैं, जब हमारे परिवर्तन यात्रा हुई 2003 के अंदर, मुख्यमंत्री महोदय ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उस समय वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष पहली दिल्ली से उसी समय हाँ प्रदेश हाँ अध्यक्ष हाँ, प्रदेश बन भेजा गए। गया था। और उस समय मैं कृष्ण सिरोही तहसील का मंडलाध्यक्ष था। अच्छा। और मंडलाध्यक्ष होते के नाते मैंने सिरोही के अंदर, कृष्णगंज के अंदर वसुंधरा की बैठक, जो मंडल की हमारे सिरोही तहसील की बैठक थी, वो हमने कृष्णगंज में रखाई। कृष्णगंज में आई थी, उस समय भी हमने निवेदन किया था। उसके बाद में देखिए, उस समय तो मुख्यमंत्री नहीं थी, जो घोषणा नहीं कर पाए थे। मगर पिडवारा में ये मुख्यमंत्री बनने के बाद में तुरंत पिडवारा में एक आस्था हुआ था बिंदानी में। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस समय मुख्यमंत्री थे, वो कहीं जा रही थी, वो कैंसिल करके पिडवारा पहुंची। और पिडवारा पहुंच करके जो हादसा हुआ था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, 10-11 लोगों की डेथ हुई थी। फिर वो हमारे यहाँ नटराज में आकर रुके थे, और रुके उस समय मैंने प्रार्थना पत्र दिया कि साहब मेरा कृष्णगंज में आप जो परिवर्तन यात्रा में पधारे थे, उस समय जीएसएस हमारा नहीं है, इसलिए जीएसएस आप करवाएं। तो उसमें जीएसएस के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। और उसके बाद में, जब पहले भी जो नेता थे उन्होंने जीएसएस कृष्णगंज के लिए, हमारे विधायक उस समय 2058 से लेकर 2003 तक विधायक श्याम जी लोढ़ा थे, उन्होंने भी प्रयास किया था पावापुरी के थ्रू, मगर वो जीएसएस पास नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा वीआर बैटरी है। फिर मैंने हमारे कृष्णगंज में एक वहाँ अग्रवाल है, उन्होंने मेरे को कहते रहते कि यार जीएसएस वह तो ठीक रहे। तो फिर मैंने जीएसएस के लिए कोशिश की, मैं जोधपुर गया उनके साथ। चैलेंज भी किया था शायद आपको कि अगर इसकी वीआर हो गई तो मैं नहीं नहीं, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। फिर उनके साथ में हम दोनों जोधपुर गए। हाँ। और जोधपुर जा करके उस समय आप और मैं था, एक अरुण जी अग्रवाल है कृष्णगंज से, ठीक है, कैलाश जी अग्रवाल है, वो मेरे को साथ में, उनके वहाँ मिल वगैरह है। तो उनकी सबसे सिफारिश थी कि भाई यहाँ पे हो जाए। उस समय कृष्णगंज वालों ने जीएसएस नहीं बना, तो पावापुरी वालों ने तो सिरोड़ी से, हनादरा से लैंड खींच करके उनकी अलग लैंड ले ली थी। क्योंकि पहले यहाँ ट्राई की, यहाँ नहीं हुआ, तब उन्होंने वहां से ले ली थी। मगर कृष्णगंज के अंदर नहीं थी, तो उन्होंने वो चलो, तो मैं चलो साथ में। भाजपा की नई नई सरकार बनी थी, हम भी जोश में थे, मंडलाध्यक्ष थे, तो भाई चलो हम गए। तो उस समय साथ में उस एक्शन ने कहा भाई साहब वो कृष्णगंज की फाइल है, जल्द निकालो। तो हमने निकाला, तो दो कागज निकले, अंदर से कुछ नहीं था। और उस समय मैंने एक्शन से कहा, एक्शन साहब वो फाइल निकाला। तो एक्शन ने मुझे कहा कि अगर कृष्णगंज जीएसएस बन जाए तो हम नौकरी छोड़ देंगे जोधपुर। एक्शन साहब ने कहा, क्योंकि वीआर बैठेगी नहीं, होगी नहीं, पहले प्रयास हुआ है, क्यों माताफारी मार रहे हो। लेकिन नहीं, आप फाइल तो निकालो। फिर मैं जोधपुर के अपने बोर्ड के अध्यक्ष थे जोधपुर, उनके साथ जो सबसे बड़े अधिकारी थे, जो उनके पास गए, उनको जाकर कहा भाई साहब ये, उन्होंने कहा वीआर नहीं बैठती इसलिए नहीं होगा। उस समय मैं सीधे लादू राम जी जो विश्नोई थे, जो उस समय के साहब हमारे मंत्री हैं भी, उनके फादर, और के उसका मेरा थोड़ा संपर्क था। नंबर में एक बार मैं गया हुआ था उनके लिए, मैंने वही जोधपुर खड़े खड़े मैंने फोन किया। उस समय शायद एडवाइजर थे। हाँ, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे और विद्युत विभाग के सलाहकार थे जयपुर में, मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा था। तो मैंने उसी समय खड़े खड़े मैंने फोन किया, मैं साहब मैडम घोषणा करके गई है और तुम्हारा ये अधिकारी है वो कह रहे कि वीआर नहीं बैठ रही है, और मुख्यमंत्री का वापस कार्यक्रम बन रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा। सही बात। फिर मेरे लोग कहेंगे कि क्या हुआ। और तुम्हारा ये चेयरमैन, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस समय लादू राम जी विश्नोई साहब ने, उसी समय मेरा चालू फोन में
बटन दबा करके उसी अधिकारी से बात की जिसको मैं मिला था, और उनको कहा कि मैं वीआर पीआर नहीं देख रहा, मुझे आदेश चाहिए। और मैं जब कृष्णगंज पहुंचना था, उससे पहले विद्युत विभाग की गाड़ियां वहां घूमने लग गई थी। अच्छा। कैसे वीआर बैठी, कैसे नहीं बैठी। हाँ। और 15 दिन में मुझे कृष्णगंज जीएसएस का आदेश मिला। हाँ। आदेश मिलते ही मैं धन्यवाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को गया कि साहब आपने मेरे को कृष्णगंज में जीएसएस दे दिया। और धन्यवाद देने के साथ साथ में मैं कहा साहब आपको उद्घाटन करने के लिए आना है। हाँ। उद्घाटन का कागज भी साथ में दे दिया। हाँ। तो कहा ठीक है। तो फिर उद्घाटन के लिए मैं उद्घाटन की तारीख में कि साहब आप आना है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। मैं ठीक है कहकर मैं तो चला गया। फिर मैंने वहां से कोई कागज वगैरह भी कलेक्टर साहब के पास आए, हुआ 2 महीने 3 महीने निकले, कोई काम नहीं हो रहा था। तब मैं वापस गया, मैं साहब आपने कहा था नहीं, तो उन्होंने तारीख दे दी मेरे को। दोबारा गया, उस समय हमारे यहाँ तारा जी विधायक थी, तो उस समय मैं साथ में लेकर गया। विधायक नहीं थी, मतलब हार गए थे उस समय, विधायक श्याम जी लोढ़ा थे। और उनको साहब वापस लेकर गया, नेता थे हमारे, तो उनकी तारीख तय करके हम आ गए। और आने के बाद में फिर मैंने एक्शन को कहा सिरोही में कि साहब जीएसएस बढ़ाओ, मैडम तारा भंडारी अपने आदरणीय वसुंधरा, हाँ क्या भाई हाँ वसुंधरा जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय आएंगे उद्घाटन करने के लिए। तो वो मेरे को कुछ बोला था नहीं, मन में हंस रहे थे यार 33 केवी के लिए कोई मुख्यमंत्री आने वाली है क्या। मैंने भी क्या मुख्यमंत्री आएगी और आप जीएसएस तैयार करो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आएंगी तो जीएसएस तैयार हो जाएगा, जीएसएस की फिक्र मत करो। ठीक है। 15 दिन रहे नहीं, इन्होंने कोई नहीं। फिर मैंने कमलाट साहब से बात की, मैं साहब आप मुझे समय दिया है मैडम का, और समय देते हुए अभी तक कोई हलचल नहीं है। तो क्या उसी समय मेरे साहब से उन्होंने फैक्स भेजा होगा और बात की। 2 घंटों में कृष्णगंज जमा एसडीएम कलेक्टर साहब सब आए, आकर के मेरे को ढूंढने लगे कहाँ है। उन्होंने कहा कि जीएसएस कहाँ है, तो मैं जीएसएस यहाँ बढ़ाना है, ये जमीन है। तो उद्घाटन का तय हो गया, जीएसएस तो है ही नहीं कि जीएसएस तो उन्होंने कहा कि जीएसएस में जीएसएस बढ़ाओ यार। तो ये मेरे ऊपर थोड़े नाराज भी कलेक्टर साहब हो गए, और अधिकारी भी जोधपुर का सब आए कि कैसे करेंगे। तो साहब मैंने आपको पता है, आपके 3 महीने पहले आपके फाइल आपके पास कहीं आकर गई होगी। आप तो क्या ऐसी फाइल तो कहीं आती थी, जीएसएस के लिए मुख्यमंत्री थोड़ी आएगी, हमें थोड़ी पता था। तो भाई पता था तो उसके क्या मालूम, मैंने लेटर दिया, कार्यक्रम मैंने लिया। तो उन्होंने अधिकारी को, 1-2 छोटे अधिकारी के ऊपर भी वो इन्होंने जोधपुर अधिकारी वगैरह थोड़े होने लगे। तो फिर मैं कि साहब किसी को करने की जरूरत नहीं, जीएसएस है, ये जमीन है, आपको बढ़ाना है। तो पाली, जालोर और सिरोही तीनों की टीम लगाई। और हाँ तीनों जिलों की टीम बनाई। रात दार सौ से काम करके 7 दिन में जहां जमीन बनी थी वहां पूरा जीएसएस बन गया, पूरा जीएसएस नया तैयार हो गया। और 15वें दिन मुख्यमंत्री जी आई वसुंधरा जी, और वसुंधरा जी ने आकर के उद्घाटन किया। ये उन किसानों के लिए संदेश भी है जो अपने इलाके में जीएसएस बनाने के लिए सालों साल आंदोलन करते हैं। आवाज अगर बुलंदी से उठाई जाए तो 7 दिन में 33 केवी का जीएसएस तैयार हो सकता है, यही ना? ये 7 दिन में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय आए और वसुंधरा जी आए, आकर के उद्घाटन करके गए। ये भी तो सरप्राइज था वहां पे लोगों के लिए मतलब बहुत था, मुख्यमंत्री आना बहुत बड़ी बात थी 33 केवी के लिए। मगर उन्होंने, मैंने कहा जब गया तब लोग अधिकारी भी हंसते थे, मैं कि ये जीएसएस अलग है और राजस्थान का पहला जीएसएस है। ये कुछ अलग है, राजस्थान का पहला जीएसएस, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय आएगी। उसके साथ देख जीएसएस का ये जो आप बात कर रहे हो वो होता। चलो, काम कराने की ऐसी जिद आपकी वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जब अशोक गहलोत का सीएम थे तब भी रही। एक किस्सा है जब आप अशोक गहलोत को एक ज्ञापन देना चाहते थे और जब लगा कि सीएम का काफिला रुकेगा नहीं तो आपने कांग्रेस के लोगों को उनके लिए ढोल नगाड़े स्वागत की व्यवस्था करने के लिए पैसे दे दिए थे। क्या किस्सा था वो? तो यह था उस समय अकाल की स्थिति थी। हाँ। सरपंच मेरी भाभी थी जो नो डाउट काम मेरे को भी संभाला। ये कब का बात है? जब ये 2001 की बात है। हाँ, पहली बार जब 2001 की बात। उस समय क्या हुआ था, फर्स्ट में रोकी वो, फर्स्ट में तो ये रोका कि मैंने जाकर कह दिया, पहले बता दिया। फर्स्ट में कृष्णगंज में आए तो कृष्णगंज के अंदर जो पंचायत भवन नहीं था, क्योंकि नई पंचायत बनी थी 2055 में, और एससी की सीट थी, हमारा एससी की सीट थी जो कोई राणा बिल था, वहां से वो सरपंच था। उन्होंने 5 साल लोगों के किराए में इधर रखा करके 5 साल पंचायत चलाई। और पंचायत चला करके फिर जब मैं सरपंच, मेरी भाभी बनी तो पंचायत भवन नहीं था।
पंचायत भवन नहीं था तो फिर मैंने क्या किया कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पावापुरी प्रोग्राम बन रहा था, तो प्रोग्राम बन रहा तो भवन है ही नहीं, और न मुझे कहीं गांव में, क्योंकि पंचायत उस समय 2-3 मकान किराए पंचायत ने लिए हो गए, किराया दिया नहीं, तो ऐसी पेट होगी कि किराए मकान देने के लिए तैयार नहीं। और मैंने थोड़ा कहा भी कि मैं मंडलाध्यक्ष था, मुख्यमंत्री महोदय जा रहे थे उस समय, मैंने एक बड़ा रोड के ऊपर बड़ा बबूल था, उसकी सफाई कराई, और सफाई करा करके 2 पिलर लगा, तैयारी कराई, क्या करोगे भैया, ये पंचायत भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथ से करवाना, ये बात मैंने बताई। तो फिर बात चली, कलेक्टर साहब तक पहुंची, तो वहां से एडीएम साहब और बीडीओ साहब आए मेरे पास कि क्या कर रहे हो तुम? मैं कि कुछ नहीं, मेरी पंचायत भवन नहीं है, और ये बबूल बड़ा है, और इसके नीचे सही है, एकदम साफ है, और यहाँ करके मैं पंचायत चलाऊंगा, लोग किराया देता नहीं है, और ना आप देते हो, तो क्या हम भवन पास करने में नहीं, या तो मेरा भवन सेक्शन करो, मैं तैयार, 3 बात मानी, या तो मेरा जिला परिषद या पंचायत समिति में पंचायत को चलाने के लिए कमरा दो कि भाई यहाँ चलेगी पंचायत, या सरपंच के घर पे पंचायत चलाने के लिए लिखित में ऑर्डर दो कि मेरे गांव में मेरे घर पे पंचायत चलाऊंगा, या पंचायत भवन सेक्शन करो, 3 में से। या नहीं है तो मुख्यमंत्री महोदय, जो मैं बबुल के नीचे, मेरे पास पैसे है नहीं, और बबुल बढ़िया करके ढोल नगारा के साथ में हाईवे पे है, कहीं नीचा उतरना नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय से फीता कटाऊंगा और फिर मुख्यमंत्री आगे जाए, न गया तो खून खराब हो जाएगा, आगे नहीं जाने दूंगा। बोले श्यार बातें मानो, या ये श्यार में फीता काट, अगर कुछ नहीं आपके पास नहीं कर सकते हो, कोई तीनों में से नहीं कर सकते हो, तो इसका फीता कटा लो, मेरा करो, ढोल कटाओ, बबुल के नीचे फीता काट करके जाएंगे मुख्यमंत्री, और नहीं गया तो खून खराब हो जाएगा, कृष्णगंज पास नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री उस समय कैसे गए, हलबल बस गई पूरी, आए, मैंने उल्टा भी कह दिया, फिर वो मेरे को बुला कर लेकर के कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब कौन है? तो मैं उस ग्रामदानी का अध्यक्ष था, उसमें मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ, तो क्या यार क्यों बन रहा है? उसमें कलेक्टर महावीर सिंह जी थे, चार थे थोड़े, तो उन्होंने कहा कि यार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने बता दी, ये फाइल लेकर गया, मैं साहब 3 महीने से मैं पीछे घूम रहा हूँ, मुझे न तो कष्ट वहां मिल रहा, न सरपंच के घर पे पंचायत चलाने का ऑर्डर मिला, न जिला परिषद में कमरा मिल रहा है, न पंचायत सेक्शन हो रहे, तो करूं क्या? हमारा मुख्यमंत्री आ रहा है ना, मुख्यमंत्री पूरा है, कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, मेरे पंचायत भवन चाहिए, तो पंचायत सेक्शन करो आप, न तो फिर मैंने तय कर दिया, वहां बबूल है, बबूल का फीता काट के जाए, बबूल बढ़िया, पंचायत मेरी सही है, बहुत बड़ा बबूल है, और साफ करके करूंगा। फिर उन्होंने कलेक्टर बुलाया, तो मैंने कहा कि मैं मानूंगा नहीं, मैं कुछ भी हो जाए। फिर मेरे वहां लेकर गए, कलेक्टर साहब बैठे, पावापुरी महाजन थे, उनको जो जैन पावापुरी, उनको बुलाया, बुला करके ये तुम्हारा क्या लफड़ा खत्म करो, तो क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा भाई अकाल रात में कलेक्टर साहब का मजूर तो मैं देता हूँ, सामग्री पावापुरी से लेना, देखिए कुछ भी करो, सेक्शन दो मेरे को। उसी समय 3 घंटों के अंदर कृष्णगंज पंचायत की स्वीकृति निकालकर पंचायत भवन की मेरे को ऑर्डर दिया, सामग्री पावापुरी ने दी और अकाल रात में लेबर दिए। फिर मैंने कहा अब कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आइए और आप बेहतर जाइए। फिर भी पुलिस इतनी लगाई कि जितनी दोनों की तरफ, मतलब पूरा सामने बना दिया। मैंने कहा मैंने जबान दी है, आपने मेरा काम कर दिया, मेरा पंचायत भवन चाहिए था, आपने पंचायत भवन दे दिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर भी कलेक्टर साहब वहां आते ही मेरे पास पहुंचे और मेरे ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा, तो पूरा ऐसा लवाजना देखा था मैंने। तो फिर उन्होंने भवन हो गया, मेरा काम हो गया था। फिर दोबारा मुख्यमंत्री आ रहे, तो दोबारा आए, तो मैंने सोचा मैं कि अगर कोई बात कर लूंगा तो इतनी पुलिस लग जाएगी कि मैं जाऊंगा मेरे से डंडों से मार कर, या तो मेरे को बंद कर, वाले से सीख ले लिया, छावनी बन जाएगी, सामनी बन जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने सोचा कि अकाल रात था, लोगों के हकीकत में सारे की बहुत प्रॉब्लम चल रही सगे जगह, और उन्होंने क्या कर दिया, कृष्णगंज मेरे भय से उन्होंने 3 गाड़ी लाकर कृष्णगंज में डाली, सारा सिंदरत में 3 गाड़ी, 2 गाड़ी, 1 गाड़ी सिंदरत में डाली, 3 गाड़ी मेरा कृष्णगंज में डाली, और मुख्यमंत्री आ रहे, पावापुरी जा रहे। तब मैंने कहा यार पता लगा दूंगा तो सामने बन जाएगी। तब मैंने कहा भाई ऐसा करो कि यार मुख्यमंत्री को रोकने के लिए हमारे कुछ कांग्रेस भाई थे, उनको भी कहा मैं यार मुख्यमंत्री जा रहा है और मुख्यमंत्री तुम्हारा ही हमारा भी है, आप उनका स्वागत करो, गांव मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने जो पुराने, उन्होंने कहा तुम यार बंदा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करिए। फिर मैंने उनको मोटिवेट किया, तैयार किए, मैं क्या 2-3 माला चाहिए, लाए, देख लेंगे यार, और अब करो। तो फिर उन्होंने तैयारी की। मैं वहां पे
मतलब पता मेरी, उन्होंने उस समय सूचना भी ली कि लुम्बाराम वहाँ है कि नहीं है, हम्म, और सीआईडी वालों को पूछा तो कहना वो कहीं नहीं है यहाँ पे, हम्म, कोई नहीं है वहाँ पे, हम्म, और स्वागत करेंगे। स्वागत कार्यक्रम में नहीं था, मगर वो ढोल लेकर रोड के ऊपर रखे लोग, हम्म, और माला लेकर फिर तो रुकना ही है। हम्म, मैं दूसरों के घर में छुप कर बैठा था, अच्छा। और ज्यों ही अगले गांव से उसका काफिला रवाना हुआ, तब मेरे पास खबर आई हाँ, कि अशोक गहलोत जी वहां से, गहलोत मुख्यमंत्री महोदय निकल गए। हाँ, फिर मैंने वहां फट पहुंचा, पहुंचते ही जाते ही उन्होंने वो वहां पुलिस वाले अग्रबंद उसके, मैं कि यार मैं कुछ नहीं, शांति रखो, मैं शांति से रहूंगा, और एक ज्ञापन देना है जो आपको तो दे देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे कि आपने किया था। फिर ज्यों ही मैं, फिर तो क्या करते, मुख्यमंत्री तो पहुंच गए, हम्म, डिप्टी वगैरह, और मेरे को घेर दिया। फिर मैंने कहा मैं साहब, मैं कोई गुंडा थोड़ी, आतंकवादी थोड़ी, हमारा मुख्यमंत्री को मिलना है। फिर मुख्यमंत्री ने भी बोला अरे आने दो आने दो आने दो आने दो। हाँ, फिर मैं लेटर तैयार था, भारतीय जनता पार्टी का लेटर पेड में लिखा हुआ, हाँ, वो भी नहीं देखा छपाया हुआ। अच्छा। हाँ, और लेटर पेड में लाकर कहा मैं कि भाई साहब लोग कहेंगे ये मंडल देख से भाजपा का, इसलिए झूठ बोल रहा है। हाँ, आप कृष्णगंज में सियार गाड़ी डाल दी, ये तुम्हारा कलेक्टर, ये तुम्हारा विधायक, केवल फीता काटने में रहे, हम्म, सभी जगह पानी की तरह तरह मसी हुई, सारा कहीं भी नहीं है, और मेरे हथियार गाड़ी डाल दी, हम्म, आग लगी तो कौन जवाबदार होता। हम्म, और आप, फिर मैंने एक दिन थोड़ा राजनीति भी की, क्योंकि वेलांगरी गांव पास में पड़ता था, वहां सारा, कि मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले गया, सारा खत्म करवाया। हम्म, तो मैंने कहा कि आप जाकर के, ये कहेंगे भाजपा का आदमी है इसलिए झूठ बोल रहा है, आप वेलांगरी जाकर के अभी का अभी चेक करिए, कहीं सारा नहीं है, हम्म, तराई मची हुई है। मैंने ज्ञापन दिया, दूसरे दिन सभी पेपरों में, हमारा तो यही काम था कि मुख्यमंत्री का घेराव करके दिया ज्ञापन, हम्म, सौंपा ज्ञापन, मैं साहब पावापुरी और टैंकर चल रहे, सारी स्थिति है, ये स्थिति सुपने वाली है, ये मेरे साथ घटना हुई। फिर उसके बाद में कृष्णगंज के, जो मेरा काम भले कांग्रेस राज था, मगर जो होता तो होता। ठीक है। जब आप इस तरह की राजनीति करते थे तो आपको कई मुकदमों का भी सामना करना पड़ा। एक बार एक किस्सा लोग बताते हैं कि आपके ऊपर एक मुकदमा लगता है जिसकी वजह से सूबे के डीजीपी आपके पक्ष में आ जाते हैं और सूबे के गृह मंत्री आपके खिलाफ वाले मामले पक्ष में चले जाते हैं। वो मैटर था, उस समय भी मैं मंडलाध्यक्ष था, अच्छा। 2001-2 की, हाँ, मेरे ऊपर SC/ST का केस बनाया, राजनीति पॉलिटिक्स के साथ, हम्म, और केस बढ़ा, और केस, जिस समय मेरे को किस्मत सही थे कि जिस समय मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ, उस समय मैं विधानसभा में था। ओके। 4 बजे मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है हम्म, कि भाई लुमाराम ने इसके साथ मारकूट की, गाली गलौज की, SC/ST का मुद्दा। उस समय 2:35 में मैं विधानसभा में, मेरा पास बनाया, ओके। पास बना हुआ है, दस्खत है, यहाँ से मेरी गाड़ी लेकर गया था, मैं यहाँ नहीं था, हम्म, उसका प्रूफ था कि भाई मतलब बीच में कोई डीजल है, भराना को सारी बिल थे। जब केस बढ़ा तो मेरे को पता ही नहीं था, फिर पुलिस क्या पे, तो SC/ST का नया नया उस समय केस था, जमानत भी यहाँ नहीं होती थी। तो फिर मैंने कोशिश की, तो कि नहीं, ये तो आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। हम्म। तो हमने अधिकारियों को भी आता है, SP को मिला, उसको मिला। कौन था राजनीतिक रूप से ये मुकदमे किसने करवाए? उस समय हमारे पहले पहले बने थे, उन्होंने, राजनेता ही वो सामने BJP और कांग्रेस की थी। हम्म। कांग्रेस का उस समय जो नेता थे, कौन थे नेता, कौन थे वो तो बताइए। आपको 2003 2001 में कौन थे, हमारे विधायक तो आदरणीय श्याम जी लोढ़ा साहब थे। अच्छा। और कांग्रेस के बाकी हमारे काफी छोटे बड़े नेता थे, जिसके हमारे, उस समय में छोटा नेता था, हाँ। कि भाई बड़े कोई नहीं था, हमारे गाँव गाँव BJP मतलब बूथ पे बैठना करना, उनको लग रहा है कि इसको किसी भी हालत से दबाओ, और मेरे को दबाने के लिए ही ये किया गया। ये किया गया था कि कैसे भी करके इनको दबा करके कांग्रेस में ज्वाइन कराओ, ये इनका उद्देश्य था। फिर 1 महीना और 3 दिन में दौड़ा, जोधपुर गया, टोपी गए, IG SP के पास, डिप्टी के पास गया। डिप्टी ने मुझसे कहा कि अगर मेरे को नौकरी करनी है तो तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। और जिस आदमी से केस करवाए, उन्होंने पहले 4 से 5 केस उसके फर्जी केस इन्होंने कर दिए थे, FIR लगी हुई थी, वो सारे पेश किए, मैं ऐसा यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ हूँ। मगर उन्होंने इतना दबाव, उन्होंने खुला मेरे को कहा था कि राजस्थान के गृह मंत्री का फोन आया हुआ है और आपको किसी भी हालत से अरेस्ट करना है। अब मुझे मालूम है कि आप सही हो या नहीं हो, जोधपुर बैठे थे, मगर हमें नौकरी करनी है, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर मैं IG DG के पास जयपुर पहुंचा, जयपुर जाकर मेरी कहानी मैंने बता दी, और DG साहब ने उस समय मेरी मदद की। DG साहब ने कहा कि हकीकत उनका अधिकारी भेज करके लोकसभा का रिकॉर्ड का वेरीफाई कराया, विधानसभा का, सॉरी लोकसभा कहता है, विधानसभा का। और जब उन्होंने देखा कि हकीकत में उनका वहाँ मेरा है, तब उन्होंने डिप्टी को फोन किया
कि भाई डिप्टी ये क्या केस में, तो उन्होंने कहा कि भाई केस 100% गलत है, मगर गृह मंत्री महोदय का, जनप्रतिनिधियों का, और गृह मंत्री उस समय बाकोलिया साहब मिनिस्टर थे और श्याम जी हमारे विधायक थे, तो उन्होंने इसीलिए इसी कारण से, बाकी है झूठा, उन्होंने खुले पे कहा कि आपको एफआईआर लगानी है। और 1 महीना और 3 दिन के बाद में एफआईआर लगी और 1 महीना 3 दिन बाहर करना पड़ा, ये हुआ था। ओके, एक और मुकदमा, ये तो तब तो आप छोटे नेता थे, 2020 तक, कोविड तक तो आप बड़े नेता बन गए थे, तब भी एक और मुकदमा लगा, सरकार ने खुद ही आपको कोविड वॉरियर ट्रेनिंग देकर के फील्ड में उतारा और फिर फील्ड में जाते मुकदमा हो गया। उस समय नेता था, बिल्कुल मैं जिलाधीश था। हाँ। और जिलाधीश होने का मतलब मुझे मालूम था कि मैं जब भी, क्योंकि सरकार के विपरीत बयान देना पड़ता था, करना पड़ता था, और तो उन्होंने उस समय मुकदमा बढ़ेगा ये मुझे पता था, कोई ना कोई होगा, तो मैंने पहले ट्रेनिंग जो लेनी पड़ती थी कोरोना के अंदर, अच्छा। पीएमओ ट्रेनिंग देता था, वो मैंने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेकर के उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र जारी किया, जो कोरोना के लिए सेवा करने के लिए, कोरोना में कैसे जाना, कैसा दूर खड़ा रहना, मास्क लगाना, क्या करना, वो सारा सिखाया जाता, वो सीखा मैंने। और प्रशासन ने मुझे गाड़ी की परमिशन दी। ठीक है। परमिशन लेकर के मैं कई गांवों में, कई स्कूलों में पूरा घुमा। एक दिन क्या हुआ कि एक सिंगवंज के व्यापारी थे, सिंगवंज के, और कुछ व्यापारी थे, और कम से कम 46-45 लोग, 45 लोग एक इस वहाँ पे हॉस्टल में रखे, और उनके बाथरूम की वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने शाम को खाना नहीं खाया और वीडियो वायरल किया कि भाजपा और कांग्रेस सब मर गई है, और हमारी ये हालत, आज हमारी ये हालत है कि हम यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और नहीं होने के कारण आज भूख हड़ताल में हम रहेंगे। 45 जब जने जो हमें यहाँ किया, खाना नहीं खाएंगे भूख हड़ताल में। तो ये बात मैंने भी वीडियो देखा, उस समय श्याम जी ने भी वीडियो देखा। श्याम जी लोढ़ा साहब वो 11 बजे पहुँचे, तो 11 बजे पहुँचे तो उनको कुछ बातें भी उन्होंने सुनाई पब्लिक ने, कभी तुमने मुझे सिंगवंज क्यों नहीं लेकर गए, क्या हुआ। वो गए 11 बजे, मैं गया 1 बजे, मैं गया तो मेरे को भी पहले तो बोले, फिर मैं कि हम साथ में डॉक्टर को बुलाते हैं, जो आपकी सुविधा है। सिंगवंज वालों को उसी समय मैंने 25 लोगों को फ्री करा सिंगवंज भेजवा दिया। वो कलेक्टर एसडीएम को भी डांटा और कहा कि आप लाकर उसकी व्यवस्था कराओ, उन्होंने व्यवस्था भी की। और दूसरे दिन खबर छपी वो कि भाई ये मैं भी गया और श्याम जी भी वहाँ पहुँचे। उनको मन में ये लगा कि भाई ये जो लोगों ने उनको खूब बोला, तो जो गालियाँ दिलाई, हाँ कि भाई उन्होंने जो लोग बोले कि तेरे ये होगा, तो ये उनके मन में ये लगा कि लंबा राम ने इनको बुलाया है, इसलिए मेरे को गालियाँ दी है। उसको लेकर के उन्होंने पीएमओ के ऊपर दबाव दिया। पीएमओ ने मेरे को खुला कहा था कि एमएलए साहब ने कहा मुझे करना पड़ेगा, इसके ऊपर जितनी धाराएं लग सकती थी वो धारा लगा करके मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में भेजे। थानेदार ने भी एक बात मना किया, फिर एसपी का फोन थानेदार के ऊपर आया और एसपी ने उसको मुकदमा दर्ज किया। तीसरे दिन जाकर जब मेरे को पता पड़ा कि मुकदमा दर्ज हुआ है, मैंने कहा कोई झगड़ा हुआ नहीं, वगैरह हुआ नहीं, पुण्य का काम था। और उसके अंदर लिखा कि इन्होंने कोरोना फैलाया, तो कोरोना फैलाने उस स्थिति में पहले कोरोना फैलाने के लिए सबसे पहले कोरोना मेरे को होता, मैं मरता, मेरा परिवार मरता, फिर जनता में जाता। मगर उन्होंने केवल जो सारी खबरें जहाँ जहाँ जो कोरोना में घूमा था, भले आबू रोड हो, भले प्रवासी के इसके अंदर हो, जहाँ जहाँ कैंप थे कैंपों में सभी, और उसकी खबरें लगती थी सरकार के खिलाफ, तो उसको दबाने के लिए मेरे ऊपर वो मुकदमा दर्ज किया था। उसमें हमारे नेताओं ने खूब ज्ञापन दिए थे, फिर भी इन्होंने वो मेरे मुकदमा, फिर मैंने हाथों हाथ जाकर हाईकोर्ट से मैंने उसके ऊपर क्रॉस, उसमें भी कुछ पुलिस अधिकारी आपके घर पहुंचे थे, कहा नौकरी बचानी है तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। वो उस समय पहले की बात थी। अच्छा। वो उसके तो वो तो थंडा साहब ने कहा कि थंडा साहब जब केस दर्ज हुआ मेरे पास आए बयान लेने के लिए, तो मैंने दिया, मैं ये तो सरकार का ट्रेनिंग जो मेरा प्रमाण पत्र है, मैंने ट्रेनिंग ली है, और ये गाड़ी की परमिशन है, ये प्रशासन ने दी है, तो ये तो एफआईआर लग जाएगी। तो एफआईआर लगने वाली नहीं है, मुझे मालूम है एफआईआर नहीं लगेगी, फिर भी बोलेंगे नहीं लग जाएगी। उन्होंने जाकर एसपी साहब को पेश किया, एसपी साहब ने देखा कि ऐसा बनना है क्या, तो तेरे मेरे नौकरी करनी है कि नहीं करनी, 4 दिन में तू इसको अरेस्ट कर। तब मैंने हाईकोर्ट में जाकर के हाथों हाथ स्टे लगाया था। और बात ठीक है। अब आपकी एक यात्रा जो 2014 में दिल्ली की यात्रा होती है, एक बांध बनाने की जिद को लेकर आप दिल्ली आते हैं। इस
जी ने आपको चैलेंज किया था कि ये बात चूंकि टेक्निकलिटी इतनी फंसी हुई है कि अगर ये पास हो गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और वो आप कई दिनों तक आपकी जो धरना और प्रदर्शन की पॉलिटिक्स अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल से लेकर के वसुंधरा जी को जीएसएस में बुलाने से लेकर के वही आपके 2014 तक बनी रही, और आप यहाँ वो आते हैं कई दिनों तक आप हर्षवर्धन जी के मंत्रालय में इतना खूंटा गाड़ देते हैं कि अधिकारी कहते हैं कि बाप जी काम कर लो, नहीं फिर जाएंगे नहीं। क्या किस्सा था वो? वो किस्सा ये था कि हमारे पानी की प्रॉब्लम, मैंने पहले से भी पानी के लिए मैंने कहा कि पानी के लिए मैं पहले से भी प्रयास हूँ। ग्राम दानी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने वाडेली वार्ड साइड का पैक किया था। मैं प्रधान रहते हुए पंचायत समिति का 80% बजट चेकडैम और रपटे बांधने के लिए गया ताकि पानी रुका है। रपट का मेरा उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं रपट बांधने की, जब पानी रुकेगा तो जमीन में जाएगा, और एंडिकेट बांधने के तो एंडिक से पानी का 80% बजट पंचायत समिति का 5 साल में मैंने एंडिकेटों के ऊपर दिया था। जब मैं जिलाध्यक्ष बना तब धन्यवाद देने के लिए मैं जयपुर गया, तो उन्होंने कहा को काम क्या कर काम काज बताना। मैडम एक काम है, पानी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, और आप बत्तीसा बांध है उसका पानी बहकर गुजरात जा रहा है, उस बांध को रोक करके हमारे सिरे को दिया जाए। उन्होंने उसी समय कमटार को कह करके कलेक्टर से बात की कि लुम्बारम कह रहा है, उसकी फाइल की क्या है, कैसे है, आप रिपोर्ट बना करके उसकी भेजो। जब मैं गया तब जाते ही मुझे कलेक्टर साहब ने बोला दिया कि अभी वो फोन आया था, आपका क्या है। सिंचाई विभाग को बोला दिया, कलेक्टर हमारे साहब सिंचाई विभाग के साथ मीटिंग हुई, तारीख तय हुई कि बत्तीसा बांध में उस दिन जाना है। हम साथ में बत्तीसा बांध पर गए, जा करके वहाँ से रूपरेखा तैयार की, कैसे होगा, ये होगा, ये होगा। उस समय पानी लाने का मेरा उद्देश्य था कि पानी बत्तीसा बांध करके पाइपों द्वारा 7 फुट के 3 पाइप धानता में डालना, और धानता से अणगुर बांध में भी पानी जाएगा, और धानता से पाड़ी में जाएगा, पाड़ी से एक अणगुर अपने ओड़ा बांध तक भी पानी पहुंचेगा। मतलब करीब करीब श्री तहसील में पानी की व्यवस्था हो जाएगी इस बांध से, जो पानी गुजरात बहकर जा रहा है। उसी को लेकर मैंने एक बार 20 में हमारे विधायक उस समय देवजी पटेल साहब MP थे, आदरणीय ओटाराम जी थे, समाराम जी थे, जगसी राम जी, सबको मैं लेकर यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आकर के मैंने बात की कि मैं कैसे भी करके बत्तीसा बांध बनाऊं। तो ये मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ बैठक भी हुई थी। उन्होंने कहा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसे में ये चल रहा था। फिर ऐसे में क्या हुआ कि 2017 मेरे हिसाब से, अब ये 18-17 में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बना 3 दिन का मुख्यमंत्री महोदय का। उस समय जब लिस्ट आई, उस समय बत्तीसा बांध का शिलान्यास में नाम नहीं था, तब मुझे ठोस भी लगी, और मैंने ऊपर बात भी जहाँ करनी थी वो बात भी की। साहब अन्याय हमारे साथ हो रहा है, और आप किसी भी हालत में अगर बत्तीसा बांध का पानी का शिलान्यास हो जाएगा तो कार्यक्रम अच्छा होगा, बाकी कार्यकर्ता भी नाराज रहेंगे और जनता भी नाराज रहेगी, और ये सबसे बड़ी हमारे आहत पहुंचेगी कि अगर अभी भी शिलान्यास नहीं होगा तो फिर बांध कब पूरा होगा, कब चालू होगा। तो उस समय नहीं था, तो हमने उस समय पावापुरी में जिले की बैठक मैंने बुलाई, और बैठक में निर्णय लिया कि भाई या तो कार्यक्रम को और कलेक्टर के पास पहुंचे, हमारे जिला प्रमुख उसमें पायल जी थी, और ओटाराम जी और विधायक, सब मैं लेकर कलेक्टर साहब पहुंचा। कलेक्टर साहब ने भी बत्तीसा बांध आप शिलान्यास कराना है। कलेक्टर साहब के मेरे हाथ में नहीं है, या तो 4 महीने उसको कार्यक्रम को आगे भेजाओ, या ऊपर से करे, तो मैं कर नहीं कर सकता क्योंकि वन विभाग है, तो वन विभाग की भी हो ही थी, या 4 महीने आगे करो तो अपन करवा सकते हैं। तो फिर मैंने ये पूरी ड्राइविंग बना करके एक मेल मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ कहा, वसुंधरा जी, एक हमारे प्रदेश को भेजा। उस समय फोन पे मेरे पास आए, मेरे ऊपर दबाव पे आया, कहा कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता कर रही है, और सही बात मैंने बता दी है कि अगर बत्तीसा बांध का शिलान्यास नहीं हुआ तो पब्लिक मीटिंग करनी मुश्किल मेरे को होगी, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर पब्लिक मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो बत्तीसा बांध का इसके अंदर आपको डालना है। तो उसमें 3 दिन के बाद में वापस मेरे पास फोन आया कि आपका बत्तीसा बांध शिलान्यास में डाल दिया। मैंने धन्यवाद भी दिया और कहा कि सभा आपकी बहुत बढ़िया होगी। उस समय इतनी वसुंधरा जी वहाँ पहुँची थी, इतनी बरसात हो रही थी कि राजेंद्र राठौड़ हमारे प्रभारी थे, सभा होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा भाई जितनी कुर्सियाँ लगानी है वो लगा दो, आप बढ़ने की जवाबदारी मेरी है। और आप मानोगे नहीं, उस समय इतनी सभा, मेरे भी विश्वास नहीं था। सारे गाँवों में बसें लगाई थी, और
हमने 5,000 कुर्सी लगाई, उन्होंने 1500 कुर्सी लगाने का कहा। मैं कि 5,000 से कम मत लगाओ, मैं गारंटी लेता हूँ। 5,000 की कुर्सी लगी, मगर 5,000 जितने अंदर थे इतनी इतनी पब्लिक बाहर थी। 10,000 पब्लिक वहां सिरे पहुंची थी, और इतनी बरसात थी कि नाला इतने बह रहे थे। उनको उस समय ये कहा था कि ये होगा, हम पंडाल में गए तो इतना इतना पानी बह रहा था। और उस समय बत्तीसा का बांध का हमने ये भेजा, और बत्तीसा बांध बना। मगर उसके साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ। ये हो गया, मेरा उद्देश्य था कि बत्तीसा बांध का पानी उस बांधों में लाकर डालो, मगर 5 साल के अंदर जल जीवन योजना थी, जल मिशन जो, उसके अंदर पिडवारा, स्वरूपगंज और सारा पानी इन्होंने जल जीवन बत्तीसा के ऊपर बना दिया। उसमें हमारे शॉर्ट हो गया, जो पानी को भिगोर दिया, जो कि दनारी बांध स्वरूपगंज के पास में इतना बड़ा बांध है, उसके ऊपर एक भी योजना नहीं बनाई। और वो ये सरकार कांग्रेस की थी, उनको मालूम था कि बांध, बत्तीसा बांध जो बना है वो भाजपा में बना है, उनको सरे मिल जाएगा। उनकी सरे के चक्कर में उन्होंने सारी योजना पिडवारा दनारी बांध जो है स्वरूपगंज से 5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन पहाड़ी बत्तीसा का जा रहा है। जो पिडवारा बांध, जो धनारी बांध से पिडवारा 10 किलोमीटर पड़ता है, मगर 50 किलोमीटर से पानी, 50 किलोमीटर से पानी धनारी बांध यहाँ और सिरोही पीने के लिए, लाने के लिए इन्होंने कर दिया। हमने कहा था कि आपको हमारे पाइप नहीं चाहिए, पाइप के द्वारा बांधों में भर दो, बांधों का पानी नदियों में जाए, नदियां जीवित हो जाएगी, और नदी में पानी आ जाएगी तो अपने आप पानी हमारे गाँव में मिल जाएगा। अपने आप सिरोही का मेन सोर्स है, स्रोत्र है वो अणगुर बांध, और दूसरा स्रोत धानता है, दोनों में पानी आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मगर वो योजना ही चेंज कर दी, इसलिए जो फायदा हमें मिलना था उस फायदे से हम वंचित हो गए। हमारी मेहनत थी, मेहनत हमारा लेने का यही उद्देश्य था, मगर इसमें कुछ कमी हमें आई थी। एक नेता है जो फिलहाल तो संवैधानिक पद पर है, राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता रहे ओम माथुर, वो अक्सर आपकी जिक्र करते हैं, अब भी संवैधानिक पद पर होने के संघर्ष के दिनों को याद करते हैं। ओम माथुर से आपके रिश्ते कैसे रहे? ओम जी माथुर किसान संघ के प्रदेश के थे अध्यक्ष किसान में। उस समय मैं किसान मोर्चा था, तहसील का अध्यक्ष, तहसील का था, और उस समय हमारे आए थे, उस समय हमारे धरने प्रदर्शन, उस समय हाईवे था छोटा, और उन्होंने सिरोही में सभा की और भाषण दिए, और जाकर के रोड जाम किया हमने पहला उस समय। और उस समय उन्होंने पुलिस में हमें डंडों से मारा। उस समय एक तरफा था, भाजपा का कहीं नाम निशान नहीं था। ओम जी भाई साहब वहाँ आए थे, और एक हमें पकड़ करके ओम जी भाई साहब हमें एक साथ में ट्रक में बैठा करके, ट्रक पे वो एक मुंह वाली आती थी छोटी, और हमारे जैसे इधर वालों को छोड़ दिया, गाँव से हमारा 10 किलोमीटर दूर है, वहां ले जाकर ट्रक को हमें जंगल में छोड़ा, और ओम जी भाई साहब साथ में उसी ट्रक में साथ में थे। वही उन्होंने उदाहरण मेरे को, जब सिरोही आए तब उन्होंने वो उदाहरण दिया था कि उस ट्रक में हम दोनों साथ में थे, और पुलिस ने बुरी तरह से हमें मारा था। उस समय मारते थे कोई मतलब भाजपा कोई डर ही नहीं था, सारे तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस थी, गांवों में घुसना हमें मुश्किल होता था। तो उन्होंने वहां से हम पैदल चल करके 3 किलोमीटर ओम जी भाई साहब के साथ में चल के 3 किलोमीटर रोड पे आए। फिर हमें कोई साधन कहे तो हम गए थे। वो दिन ओम जी भाई साहब को याद, आज भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उसको याद रखा। और जब सिरोही आए उस समय उन्होंने वो सारी बातें की थी, मैं थी कि भाई ये उनका हमेशा साथ भी रहा है, और हमेशा के लिए मार्गदर्शन मेरे को रहा है। ये ओम जी बात पाली वो थी, याद करने का वो कारण यही था। और गाँवों में आए तो उस समय हमारे पहले, उस समय एक बार जिस समय मैं कुछ नहीं था, उस समय भी घर पे आए थे, और घर पे आकर खाना खाकर गए थे। अच्छा, तो वो भी उन्होंने याद करते हैं। वो भी उन्होंने, इसके लिए मैं याद दिलाऊं कि आज नेता याद नहीं करे, वो भी उन्होंने याद किया। और सभा में उन्होंने बोला, मैं तो भूल गया था हकीकत। हालांकि वो एक ट्रक में बैठा कर लेकर गए थे, डंडे पड़े थे, वो तो याद थे, मगर वो घर पे आए, वो डंडे तो साथ में खाए वो तो याद है, लेकिन खाना साथ खाया वो याद नहीं है। वो याद नहीं था, उसको याद किया था, इसलिए भाई ये बात हुई थी। आप खेती किसानी पानी को लेकर आपकी जो मैं पूरी कहानी समझ रहा हूँ वो इसी के इर्द गिर्द है, किसानों के लिए संघर्ष, पानी के लिए संघर्ष। और मैं कई पत्रकारों से जो सिरोही जालोर से जुड़े उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने भी यही कहा कि पानी के मामले में इस इलाके में जल संकट क्या है और उसका समाधान कैसे हो, कौन से नाले, कौन से बांध कहाँ से कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर आपका अच्छा उम्र है। आप इजराइल भी गए थे बतौर प्रधान रहते हुए। हाँ, मैं पानी के लिए तो मैंने आपने बताया कि मैं 1997 में, जिस समय मैंने वाटर साइड वाडेली में लाई थी,
पहले उस गांव का पानी का उद्धार मैंने किया था। हम्म, उसके बाद मैं प्रधान बना तब पंचायत समिति के अंदर सेगडम बांध करके मैंने पानी लाने की कोशिश की। ये जिलाध्यक्ष जब बना तब मैंने बत्तीसा बांध बनाने की कोशिश की। उसमें हमारे नेता भी सब साथ में सबने कोशिश की और बजट दे करके मैं उस मौके में धन्यवाद भी देता हूँ माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 213 करोड़ रुपए पास किए थे। मगर वो उद्देश्य था, वो हमारा ये था, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हुआ और किसानों के जो मंशा थी वो मंशा मंच में रहेगी। अभी भी हम कोशिश करेंगे कहीं निकल आए। और उसके साथ में मैंने माही के लिए भी मैंने खूब कोशिश की। फिर आपको इजराइल भी भेजा गया? हाँ, इजराइल में 2007 में अच्छा। मैं जे किसान की हैसियत से मुझे 7 दिन इजराइल भेजा था और 7 दिन में जाकर के इजराइल में सारे मंत्रियों के साथ उस समय हमारे ये सुरेंद्र सिंह जी टीटी, सावरमल जी, ये सारे मंत्री थे। उनके साथ में कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री और पशुपालन के अधिकारी सब 7 दिन गए और इजराइल जा कर के मैं आया था और वहाँ सीख करके आकर के मैंने काफ़ी गाँवों में खुद तो मैंने पहले मेरे ऊपर मैंने लागू किया कि पानी को कैसा, क्योंकि वहाँ मुझे जाकर देखा तब पता लगा कि भाई इजराइल के अंदर पानी की कितना महत्वपूर्ण है। उस महत्व को समझ करके मैंने सारी योजनाएं, उसके बाद प्रधान रहते हुए मैंने कोमा प्लान सबसे बड़ा प्लान लाया था जो 10 गाँव, जो मेरी वाडेली वाटरसाइड का वो प्रधान रहते हुए पहला कोमा में वाटरसाइड लाई थी और 7 गाँवों के अंदर वाटरसाइड लागू की। उसके बाद में तो सभी गाँवों में धीरे धीरे वाटरसाइड का काम हुआ। उसमें पानी के लिए मैंने किया और ये जब बत्तीसा का हो गया उसके बाद में मैंने माही के लिए कोशिश की। वैसे 1968 के अंदर हमारा एग्रीमेंट हुआ था गुजरात और उसके राजस्थान के बीच में, उसी को लेकर के फिर कडाना बांध जो बना उस समय हमारा पानी का भाई 2000 ये शर्त रखी थी कि 2005 के अंदर जब नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में आ जाएगा उस समय ये पानी हम पश्चिमी राजस्थान को सिरोही, जालौर, बाड़मेर को देंगे। ये एग्रीमेंट मेरे को मिला और उसको लेकर के मैंने संघर्ष भी किया। जो मंत्री आए उसको मैंने लेटर भी दिया और कोशिश में पानी के लिए उसके लिए करता रहा और करते करते अभी उसका यहाँ पे जो वेबकोस कंपनी है उससे सर्वे भी कराया कि पानी है क्या नहीं। वेबकोस कंपनी गुड़गांव, और उन कंपनी में उन्होंने कहा कि पानी है और 27 बार मतलब 23 उन्होंने 32 साल में 27 बार ओवरफ्लो हुआ है और वो पानी बह करके गुजरात जा रहा है, अरे समुद्र में जा रहा है। न गुजरात के काम आ रहा है न उसके लिए मैंने माननीय हमारे जल मंत्री है पाटिल साहब से भी मिला हूँ, CR पाटिल से मिला हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री को मिला हूँ, अमित शाह से भी मिला हूँ। अमित शाह से भी निवेदन किया है, हमारे उनको भी कहा है कि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार और गुजरात सरकार को संयुक्त बैठक की जाए और बैठक करके कहीं ना कहीं पानी लाया जाए। ठीक है, आप नर्म माई का नहीं दो तो जो समुद्र में पानी जाए उस पानी को लेकर के हमारे राजस्थान में दिया जाए, ये मेरी कोशिश है। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, सांसद बने हुए लगभग आपको 1 साल का समय हो चुका है। ये जो विकास के कार्य या तमाम चीजें थी वो आपकी बतौर सांसद उससे पहले के कार्यकाल की थी। पिछले 1 साल में वो कौन से बड़े फैसले या बड़े फंड या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आप स्वीकृत कराने में कामयाब हुए जो आपको लगता है कि मेरे जालोर सिरोही इलाके के लिए आने वाले समय में काफी बेनिफिशियल रहेंगे? मैं MP बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आया और आकर के हमें सर्किट हाउस में एक कमरा मिला था और कमरा मिला मुझे दूसरे दिन हमारे जो भी PA है उन्हीं को, परवीन जी को मैंने बुलाया। बुला कर लाया तो कि ऑफिस तो जब वहाँ फ्लैट मिलेगा फिर ऑफिस खुलेंगे। मैंने कहा नहीं, ये एक कमरे में ऑफिस भी चलाएंगे और रहेंगे भी, अपना इसमें ही चलाना है। उसी दूसरे दिन मैंने कंप्यूटर वहाँ से लाया, उनको बुला करके कंप्यूटर लगाया, सेट लगा करके पत्र लिखने चालू कर दिया। मेरे को ध्यान में था 2-3 जो प्रॉब्लम आती थी कि अपन क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे ध्यान है मैं वार्ड पंच रहा, सरपंच का संभाला, ग्रामदानी का संभाला, प्रधान रहा, उसमें सारा ध्यान था कि अपन कहाँ से क्या दिक्कत है। उसके लिए हमारा सबसे पहले हमारे सिरोही से मंडार तो तोल 2022 के अंदर 7वें महीने में तोल का पूरा हो गया, टेंडर पूरा हो गया। उसके बाद में जब टेंडर चल रहे तो हमने उसके ज्ञापन दिए तो ज्ञापन कोई सुनते नहीं थे। फिर उन्होंने सरकार
उसके बाद में 23 सरकार के साथ में इन्होंने कुछ बात की कि भाई हमारा कोरोना के अंदर इतना बंद रहा, ये रहा, ऐसे करके इन्होंने 2023 तक 23 मार्च तक चलाने के लिए एग्रीमेंट उसके बीच में एग्री हुआ, और 23 मार्च को जियो ही टाइम पूरा हो गया तो उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि 35 बार स्टे मिला, शायद मेरे हिसाब से वर्ल्ड रॉक में लिखे तो कोई गलत बात नहीं है। कैसे मिलता था भगवान जाने, हर 2 महीनों में हम ज्ञापन देते थे कि साहब गलत हो रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। आज ये तारीख है, कंप्लीट हो गई है, फिर भी इन्होंने मतलब ये तोड़ नहीं हटा रहे, कुछ हुआ नहीं। सरकार कांग्रेस की थी, जो मंत्री आया उसको मैंने ज्ञापन दिया, जो कोई भी कहाँ मीटिंग हुई वहां पर मैंने ज्ञापन दिया, पर मैंने सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मैंने जब एमपी बना, एमपी बनते ही पहला मैंने यही मुद्दा हाथ में लिया कि भाई जनता को लूटा जा रहा है, उसको सबसे पहले बंद करना है, जो गलत तरीके से। तो उन्होंने स्टे वैकेंट करने के लिए अधिकारियों से बात की, जयपुर भी कहाँ बात करनी थी वहाँ भी की, और ज्यों ही पेशी मैंने फिर ध्यान रखा कि पेशी कब ये स्टे कब खत्म हो रहा है। ज्यों ही स्टे खत्म हो गया और उन्होंने फाइल लगानी थी उसी दिन क्या, फिर रात को आज पूरा हो गया है, सुबह ही हमने विकेट करने के लिए भी कार्रवाई अधिकारियों को मार्फत करवाई, और एसी को मैंने फ़ोन किया और एसी वो जोधपुर पहुंचा, और 10 बजते ही हमने कैविएट लगाई कि हमें सुनने के बिना स्टे नहीं दिया जाए। अधिकारी पहुंचे, कैविएट लगी, और कैविएट लगने के बाद में इनके क्या हुआ, जो बीच में हमने जो शिकायत की उस समय जो उसके बीच में सरकार और उनके ये हुआ था, जो टोल टैक्स आ रहा है फिर 23 मार्च से लगा करके, तो उन्होंने टोल का जो पैसे आ रहे हैं वो अलग खाते में जमा करा। वो पैसे हुए थे 47 करोड़ रुपए, 47 करोड़ रुपए, मगर जनता को तो लूट गया। वो सरकार जो फैसला होगा, अगर सरकार के पक्ष में हुआ सरकार लेगी, और उसका फैसला ठेकेदार के पक्ष में हुआ तो ठेकेदार लेगा। ऐसे होते होते उन्होंने वो कैविएट लगी, और कैविएट लग करके ऑर्डर हो गया, टोल हटाने का आदेश हो गया। उससे पहले भी मैंने लड़ाई लड़ी कि आपने 6 साल के अंदर कोई भी टोल है उसके ऊपर 6 साल में कंपनी वालों को नया रोड बनाना पड़ता है, ये एक्ट में। मगर 11 साल में रोड एक दिन भी इन्होंने बीच में नया रोड नहीं बनाया, उसको वो का वो कार्य दे करके 11 साल चलाए। तो जब 11 साल चलाए तो मैंने ये मुद्दा रखा कि भाई 11 साल आपने रोड स्टे है तो आपके उसके ऊपर टोल नाकों पे, रोड बनाने में तो है नहीं, तो आपने ये क्यों नहीं किया। तब कोर्ट से आदेश हो गया कि भाई इसको रोड आपको नया बनाना पड़ेगा। रोड का चालू भी हुआ, करीबन 1 करोड़ रुपए उनके लगे भी, काफी रोड बन गया। फिर ये रोड स्टे हट गया, स्टे हट करके ज्यों ही स्टे हटा, क्योंकि मैंने रोड बनाने के लिए मैं ज्यों ही बना था, मेरे लेटर लेके मैं गडकरी साहब के पास पहुंचा था कि भाई साहब मेरे को ये सिरोही से मंडार हाईवे खूब बहुत ट्रैफिक चल रहा है, जो कांडला से दिल्ली डायरेक्ट आ रहा है, बहुत है, इसलिए जरूरी है। उन्होंने मुझे कहा कि पहले रोड तो हमें सौंपो, रोड राजस्थान सरकार के पास है, क्योंकि राजस्थान सरकार के पास जब तक टोल नहीं हटेगा तब तक रोड चेंज नहीं होगा, और सरकार हाईवे घोषित नहीं कर पाएंगे। और जब टोल हटे, टोल हटाते समय मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि काम होता है, कहीं ऐसे पे नहीं है। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर राजस्थान सरकार से भारत सरकार को मैंने ट्रांसफर कराया, सिरोही से 15 दिन में ही। मंडार से सिरोही से लगा करके मंडार जो नेशनल हाईवे था वो भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से भारत सरकार को ट्रांसफर करवाया। और उससे पहले उन्होंने, गडकरी साहब ने कहा था कि जब मेरे को ट्रांसफर हो जाएगा मैं अपने आप सेक्शन कर दूंगा, और जो सेक्शन ट्रांसफर चेंज करवा करके उसका लेटर ला करके मैंने गडकरी साहब को सौंपा, ये में कि आपको साहब रोड दे दिया है, अब हमें बजट दो। मैं धन्यवाद दूँ, उन्होंने उसी समय मेरे को, मतलब यूँ मैं कहूँ कि मुझे विश्वास नहीं था, उन्होंने मुझे 15 मिनट भी नहीं लगाई। अच्छा। और अधिकारी को बुलाकर कहा कि ये मंडार से सिरोही से मंडार, मैंने कहा भाई साहब मंडार में हाईवे की बहुत प्रॉब्लम है, अंदर चल रहे हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, जॉम लग रहे हैं, रेवदर की ये स्थिति है, सिरोही की ये स्थिति है, तीनों बाईपास और रोड के लिए आपको 4 लेन के लिए आप आदेश कराओ। उसी समय मेरे लेटर पे उन्होंने आदेश किए, और आदेश करके उस समय से काम चालू हुआ।
जिसकी आज डीपीआर बनने जा रही है। ठीक है। डीपीआर बनने के लिए एक- का एक काम। हाँ, डीपीआर बनने के लिए ये मैंने पहला काम, हम्म, मेरा पहला काम ये किया था। उसके बाद में माउंट आबू मैंने लेटर काफ़ी के लिए कोशिश की। माउंट आबू में सालगाम था, हमारे माननीय भैरू सिंह जी शेखावत के टाइम में उसका शुरुआत हुई थी, मतलब बनाने की। हम्म, मगर वो कोई न कोई कारण रहते रहते पेंडिंग था। ठीक है। फाइल मैंने पता लगाया, पहले तो अधिकारी को पूछा भाई क्या है, अधिकारी के नहीं वन विभाग की प्रॉब्लम है, वो के सिंचाई विभाग की प्रॉब्लम है, वो के रेवेन्यू की प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा मैं कि ऐसे तो नहीं निपटेगा। मैंने मीटिंग कॉल की माउंट आबू की। खुद मैं गया, एसडीएम साहब को बुलाया, डीओपो साहब को बुलाया और सिंचाई विभाग को बुलाया। तब जाकर पता लगा कि 1.5 साल से 2 साल से फाइल पड़ी है, वो जयपुर पड़ी है और वन विभाग की कोई एनओसी नहीं है। ओके। बिना एनओसी कोई काम कौन, वन विभाग वाले घुसने नहीं देंगे। हम्म, तब मैंने वहाँ से लेटर फाइल ठीक है। लेटर वहाँ फाइल को मंजूर किया और वो फाइल राजस्थान सरकार ने उसको सीधे लखनऊ भेजी, भारत सरकार के पास प्रायोरिटी के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मंत्री महोदय को, मोदी जी को और सभी को ठीक है। कि 25 दिन में उसकी एनओसी जारी करके पुनः राजस्थान को भेजी। और राजस्थान में जाकर के अभी हमारे मंत्री महोदय को मिला है, मुख्यमंत्री महोदय से मैंने बात की है, उसकी जल्दी एनओसी जारी हो जाएगी और जल्दी एनओसी चालू करके मुझे विश्वास है कि इस साल में हम सारा काम करके जो सालगाम बांध माउंट आबू का महत्वपूर्ण जीवन है और सालगाम बांध से माउंट का तो फर्क पड़ेगा, मगर जितना पानी जमीन में उतरेगा आसपास गांवों में किसानों को फायदा होगा। मैंने ये सोचा कि पुराने काम कौन कौन से पेंडिंग है, फिर मैंने वो काम रोड वाला था, उसके बाद में मैं पुराने कामों में लगा कि कई सालों की योजनाएं कौन कौन सी अपने पेंडिंग पड़ी है वर्षों से। इसको भी करीब भैरव सिंह जी के समय से होते 20-25 साल हुए। एक हमारे माउंट आबू के अंदर एक बार आपको सुना होगा हादसा हुआ था और 7 दिन माउंट आबू बंद रहा था, मतलब रोड बंद हो गया था, हेलीकॉप्टर से दूध वगैरह पहुंचाया था। उस समय से मेरे दिमाग में था। और एक पहले हमारे ये पूर्व से जा रहा है जो अंग्रेजों के समय से चला था और हमने पश्चिम से एक तरफ से व्यवस्थित वैकल्पिक व्यवस्था रोड के लिए व्यवस्था की, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कि भाई रोड उधर से बने। तो उसके लिए मैंने उसी समय से मैंने ट्राई चालू की, अधिकारियों से मिला, उसकी मोटा मोटी डीपीआर का पे कैसे कितना पैसा अंदाज लगभग होता है वो अधिकारियों से मैंने करवाया। वो करा तो जिस समय एस्टिमेट आया था 205 करोड़ का मेरे को एस्टिमेट दिया, तब मेरे हाथ कॉप गए कि 2 अरब और 5 करोड़ कोई मेरे को पैसे मिलने वाले नहीं। फिर मैंने अधिकारी को कहा भाई यार इतना नहीं होगा, अपने जैसे सक रोड पहले बना हुआ है, ये रोड 70-71-72 उस समय बना था, नहीं 79-81-82 में अकाल रात में रोड बनाया था और कस्सी बनाया था पत्थरों से और नीचे रोड बना गया था। 20 में एक बार गाड़ी भी पास की थी। उसके बाद में 50 साल से वो रोड यूं ही पड़ा था। उस समय हमारे गृह मंत्री उस समय बुटा सिंह जी थे, उन्होंने भी ट्राई की थी, ट्राई नहीं की थी, मगर वो किसी कारणवश वो रोड नहीं बन पाया था और न चालू हुआ, यूं का यहाँ पड़ा था। और 50 साल रहने के कारण वहाँ पे सारी झाड़ियाँ खड़ी हो गई, वो रोड बिल्कुल बंद हो गया, लोग भूल भी गए। और जिस समय रोड बड़ा उस समय मैं छोटा था, जो ब्लास्ट होते थे वो मेरे गांव में सुनाई देते, इसलिए वो रोड याद था मेरे को। तो मैंने उसके लिए वो एस्टिमेट आगे पहुंचाया, राजस्थान सरकार के पास पहुंचा, राजस्थान के भारत सरकार के पास पहुंचा और मैं यूं ही वापस गडकरी साहब के पास पहुंचा क्योंकि साहब ये है माउंट आबू, ये दिक्कत है। उस समय कुछ लिखा, फिर भी मन में आशा नहीं थी कि पास होगा। मैंने अधिकारियों को कहा इतने पैसे अपन को मिलने वाले नहीं है, 2 अरब रुपए नहीं 2 अरब और एक सड़क के लिए, एक सड़क के लिए 2 अरब रुपए अपन को नहीं मिलेंगे और तुम टुकड़े करो। फिर उन्होंने यार के बड़ी मेहनत करके हमने आपके कहने से हमने 4 महीने लगा करके सारा काम किया, एक बार जाने दो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके में माननीय नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी को कि उन्होंने मैं तो सोच रहा था ये टुकड़े कर कम करो, उन्होंने सीधा टूट किया और 205 करोड़ सुंदा माता के या माउंट आबू के लिए और 20 करोड़ और 45 लाख सुंदा माता के लिए, दो ही मेरे लोकसभा में माउंट आबू और आबू पर अरे सुंदा माता, ये दोनों मतलब स्थान है, वो बहुत बड़े स्थान है, बहुत मतलब वहाँ पे लोग आते हैं, गुजराती खूब आते हैं। और मेरा उद्देश्य ये है कि सुंदा माता, पावापुरी, भैरू तारक, माउंट आबू और अंबाजी,
ये तीनों एक सर्कल बने, ओके, इसी का बन जाए वहाँ। सर्कल बन जाए, ताकि अंबाजी आने वाले माउंट आबू आए, माउंट आबू देख करके सीधे नीचे उतरे और सुंदा माता जाए, और सुंदा माता से आ रहे हैं वो माउंट आबू होते हुए अंबाजी जाए, तीनों आपस में जुड़े। तीनों आपस में जो तीनों स्थान बहुत बड़े स्थान। इलाके में टूरिज्म भी बढ़ेगा। हाँ, टूरिज्म व्यापार बढ़ेगा, फिर टूरिज्म वहाँ खूब का आ रहे हैं, बढ़ेगा। सुंदा माता खूब आ रहा है, माउंट आबू खूब आ रहा है, हम्म, और एक रास्ता मिल जाएगा। हम्म, और मैं धन्यवाद, मैंने आपको कहा कि सीधा टूट किया इन्होंने। जब लिखा जब विश्वास नहीं था, फाइल में लिखा ही था, हाँ, मैंने लेटर दिए थे, लेटर खूब दिए, और उन्होंने पैसे पास कर दिए, और उसके बाद में उन्होंने 205 करोड़ राजस्थान सरकार को भेज भी दिए। फिर टेंडर कराने थे, टेंडर की बात आई कि भाई डीपीआर बनानी है, डीपीआर के लिए पैसे चाहिए, तो फिर मैंने राजस्थान सरकार से वहाँ जाकर मिल करके जो 205 करोड़ मिले, उसी में से 56 लाख रुपया डीपीआर के लिए भी गया, डीपीआर बननी शुरू हो गई। ठीक है। ये 2 काम हो गए, सालगाम का हो गया। तीसरा 2-3 काम, जैसे हमारे 2-3 सिरोही, और एक एयरपोर्ट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ के लिए? सिरोही? मैं मेरे भले सिरोही बने या आबू रोड बने या जालोर में नून में बने। जालोर में नून गांव है, सिरोही 20 में, वो सिरोही से 50 किलोमीटर वही पड़ता है। और तीनों के लिए मैंने कंपनी वालों से कई जनों से बात भी की। एक बार कंपनी वालों को मैं वहाँ लाकर सर्वे भी करवाई कि भाई सर्वे में 3 जगह जहाँ सूटेबल हो वो करो, और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट चालू हो। और एयरपोर्ट के लिए मेरे प्रयास जारी है, मैंने कोशिश की है। एक अपने यहाँ से उदयपुर जो हाईवे है, वहाँ पे डेली आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, खूब एक्सीडेंट हुए, और लोग भूल करके आबू रोड से आते सीधे उदयपुर रास्ते चले जाते हैं। और अब वो सर्कल उस समय बनाना था, किसी कारण नहीं बन पाया। उसके लिए 50 करोड़, मतलब 49 करोड़ ने 70 लाख रुपए दिए उस सर्कल के लिए, और उसका काम भी चालू, उसका भी काम चालू हो गया। ऐसे मिलके बड़ा बड़ा करके 205 करोड़ वो हो गए, 20 करोड़ वो हो गए, 50 करोड़ वो हो गए, ऐसे करके लगभग 250 से 300 करोड़ के लोग 250 से 300 करोड़ में काम लगभग मेरे इस 1 साल के कार्य ट्रांसपोर्ट में हो चुके हैं। हाँ, ये रोड ट्रांसपोर्ट। रेलवे जालोर सिरोही में बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये मेरे लिए चुनौती भी है, और कोशिश भी की है। पूर्व में भी पहले ये 1967 में सर्वे हुई थी पिटवारा से, उसके बाद में 2014 में देवजी पटेल ने भी प्रयास किया था, उसकी भी सर्वे करवाई, मगर उन्होंने बार बार उसके नेगेटिव रिपोर्ट ही आती रही। पहाड़ बीच में पड़ रहा है, पहाड़ की वजह से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, एक ही रिपोर्ट आ। मैंने जब लेटर दिया रेलवे के सिरोही जिला हेडक्वार्टर जोड़ा जाए, और जालोर के जो ग्रेनाइट की मंडी है, वो यहाँ से जो कॉरिडोर बना हुआ है स्वरूपगंज में, और वागरा में भी हम कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, ताकि दोनों कॉरिडोर जुड़ जाएंगे तो आज मंडी जो हमारी है वो दिनों दिन जालोर की मंडी, कोई नेशनल हाईवे भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं जुड़ेगा तब तक वो मंडी धीरे धीरे माल बाहर नहीं जाएगा। यहाँ स्वरूपगंज आने से दिल्ली कांडला तक पूरे देश में जाने के लिए डबल जो सवारियों के लिए अलग है, और पैसेंजर जो माल गाड़ी के लिए, दोनों के लिए अलग है रास्ते, तो सीधा माल सीधा डायरेक्ट पहुंचेगा। तो उसके लिए जोड़ने के लिए मैं रेलवे के खूब कोई, पहला तो मैंने लेटर लिखा था कि जब भाई का फिजिकल नहीं है, वापस मैंने लेटर लिखा कि साहब सर्वे कराइए, एक ही बात आती फिजिकल नहीं है, पहले थे वो लेटर बनाकर भेज दे। फिर मैंने सोचा मैं कि मंत्री जी के पास खुद गया, मैं साहब मेरा जिला हेडक्वार्टर होते हुए, मेरा जिला हेडक्वार्टर 75 साल हो गए, देश आज़ाद हुए, और आज भी हमारा सिरोही जिला रेलवे से वंचित है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई पहाड़ का, तो हमने मंत्री साहब के बैठ करके, मैं साहब इसको छोड़ो, मैं नया ही ले देता हूँ। फिर मैंने सारे कागज दिए तो कैंसिल करके फिर मैं स्वरूपगंज से वागरा के लिए चालू किया। तो स्वरूपगंज वागरा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी, और हमारे गडकरी जी को, और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब को, और रेल राज्य मंत्री, जिन्होंने फर्स्ट सर्वे के लिए, पहली सर्वे होती है, सर्वे के लिए 2 करोड़ और 46 लाख रुपए स्वीकृत किए, और वो उसके लिए जोधपुर से मैं वापस दिल्ली आकर मिला। जोधपुर रेलवे अधिकारी, दिल्ली के पत्रकार बता रहे थे एक दिन आप फंड रिलीज करवाने के लिए 4 बजे 7 बजे तक रेलवे बोर्ड ऑफिस में बैठ गए। वो ये हुआ, फंड जारी करो फिर ही मैं निकलूंगा यहाँ से। बोर्ड की बैठक हो गई थी, और बोर्ड की बैठक होते ही मेरे पास अश्विनी वैष्णव साहब का फोन आया, लोमाराम जी, आपके एमपी साहब आपको बधाई,
आपको हमने बोर्ड के अंदर सर्वे के लिए हमने पास कर दिया है, प्रथम सर्वे के लिए हमने बोर्ड में पास कर दिया है। मैं साहब बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और फिर मैं महीने पर हो गया बोर्ड, पैसा कोई बोर्ड में हो गया, क्या मतलब बोर्ड का। फिर मैं बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को पहुंचा और पहुंचा तो मैं कि साहब ये आप मीटिंग हो गई, तय हो गया, फिर आगे कोई कार्रवाई हो नहीं रही है और आप कुछ दे नहीं रही हो, लेटर है नहीं, सेक्शन क्यों नहीं निकाल रही। तो फिर मैं जाकर बैठा भी खड़ा, उन्होंने कहा कि भेज देंगे। नहीं साहब, मुझे कागज चाहिए आज ही। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बोर्ड के, हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अधिकारियों को भी, कि जिन्होंने बैठे बैठे उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर सारी कंप्लीट करवा करके उसके लिए 2,40,00,000 की सेक्शन मेरे हाथ में। 1.5 घंटे इसलिए होना पड़ा कि 1.5 घंटे आप वहीं बैठे रहे। नहीं वहीं बैठे रहा, मतलब उन्होंने हाथ, वो मुझे ध्यान है कि नहीं बैठेंगे तो काम नहीं होगा। और अधिकारियों के पास जाकर नहीं बैठते तब तक फाइलें चलती नहीं, चलती है वैसे चलती है, मगर धीरे धीरे चलती है। आगे जाकर रिक्वेस्ट करें, साहब करिए, हमारे जरूरी है, साहब ऐसा है, तो थोड़ी बहुत जल्दी काम करें। वो मेरी पहले से आदत है, काम कैसे निकालना, फाइल कैसे निकालनी, कैसे क्या करना, तो उससे समय उन्होंने दिया। आने वाले समय में पानी को लेकर के क्या कुछ कोई विशेष? पानी के लिए मैं 2 दिन पहले भी माननीय अमित शाह जी से मिला था और मैंने निवेदन भी किया था। एक तो हमारी जो जालोर वाली जवाई नदी है, वो जो जवाई पूर्ण भरण हो जाए और उसके तहत में जवाई बंद के अंदर जवाई नदी को पुनर्जीवित हो। ठीक है, एक तो ये मेरा उद्देश्य है, कितना हो मैं कोशिश करूँगा। दूसरा, जो माही का बांध के लिए मैंने सर्वे करवाई और सर्वे में 58,000 करोड़ का एस्टीमेट बना, 700 पेज का एस्टीमेट बना। मैंने 1 साल पहला सबसे ज़्यादा मात्रा पानी पे लगाया और उसका यहाँ जो मैंने कहा गुड़गांव में इसको कंपनी है वेबकोस कंपनी द्वारा सर्वे कराई और सर्वे जल शक्ति मंत्रालय की ही है। हाँ, जल शक्ति मंत्रालय सरकार की है। उनके द्वारा सर्वे कराई, उसका एस्टीमेट बनाया। तो जब एस्टीमेट बना तब मैं सिरोही में था, तो मैं 10 बार मैं कंपनी में जाकर आया, आता जोड़ी करता रहा, साहब जल्दी करिए, और इतना बड़ा था, समय लगना ही था। उसके अंदर 7 जब एस्टीमेट बना तो मुझे फोन आया कि तुम्हारा एस्टीमेट बन गया है और हम तुम्हें साहब मेल कर दो। मैं खुश भी हो गया, एस्टीमेट बन गया। तो अब वो सारा एस्टीमेट बनेगा तब जाकर अधिकारी के सामने कहेंगे ये ऐसे साहब करो। जब तक धरातल में फाइल तैयार नहीं हो तब तक नेता के पास या अधिकारी के पास जाने का मतलब नहीं होता है। काम तो यहाँ तो कुछ नहीं है, हम जाकर के मुख्यमंत्री कहते साहब कराओ, पहले तो जिले के अंदर होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट करो, एस्टीमेट बनाओ, तैयारी करके फिर सामने जाकर के साहब पकड़ो ये, तब तो जाकर काम होता है। न तो धरातल में तो वही बात थी, मैं ये कंप्लीट करके मैं जाऊंगा, अमित शाह जी के पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, पाटिल के पास। हाँ, CR पाटिल के पास में एक बार मुख्यमंत्री जी और सूरत में ही मीटिंग थी। अच्छा, मुझे ध्यान पता लगा कि कल मीटिंग है, मुझे बुलाया ना अतिथि पे। मुझे लगा कि भाई भजनलाल जी और CR पाटिल जी और गुजरात के मुख्यमंत्री तीनों इकट्ठे हो रहे हैं और CRO को इकट्ठा मैं कभी कर नहीं पाऊंगा और इसने बड़ा मौका नहीं होगा। मैं उसी से मैं रात को ट्रेन पकड़ी और सुबह सूरत जाके जो मीटिंग की, मैं नहीं था आमते, फिर भी गया क्योंकि मुझे नहीं था आमंत्रण नहीं था, मगर मुझे मालूम था कि सारे पानी ये सारे दोनों मुख्यमंत्री और जल मंत्री शक्ति मंत्री तीनों इकट्ठे कभी हो नहीं सकेंगे। वहां पहुंच के तीनों को मिला, साउथ मीटिंग मैंने कहा भाई साहब मेरा भला करो। उस समय उन्होंने कहा हम कुछ न कुछ करेंगे। अभी मैंने कहा है कि राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार संयुक्त बैठक हो, फिर वो एस्टीमेट की जो जहाँ बात बीच में अपने रह गई थी, तब मैंने PA को कहा मैं कि इसकी जो एस्टीमेट बना उसकी कॉपी में निकाल कर मेरे को लेकर आ। फिर उन्होंने खोला, वापस आया, मैं कि लेकर आया नहीं यार, क्यों नहीं दे रहा, एस्टीमेट आया, मेरे तो जल्दी करनी है। तो उन्होंने कहा भाई पेज का होगा, हाँ 1 पेज 5 हो गए। उन्होंने कहा भाई साहब 700 पेज है एस्टीमेट के, 700 पेज आ रहे। मैं कि 700 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप? ये माही का पानी जालोर सिरोही को डायरेक्ट लाने की बात कर रहा था। ओके, जिसके लिए माही के लिए मैंने 1 साल संघर्ष किया और संघर्ष करने के कारण वो एस्टीमेट बना और एस्टीमेट बन करके दिया जिसके 700 पेज है। तो फिर मैंने भी मेरा 700 पेज का एस्टीमेट, तो फिर उनको मैं ऐसा कर निकालना तो पड़ेगा क्योंकि वो नहीं देखा तब तो क्या करें। फिर एस्टीमेट के लिए मैंने मैं कि जाओ पेन डायरी में ले करके आप बाहर जाकर निकलवाओ। 700 पेज का वो एस्टीमेट इतनी बुक लाई और लास्ट का पेज मैंने देखा तो 58,000 करोड़ का एस्टीमेट
बड़ी किताब होती तो हम पहले यही करते, शुरुआत में अट्ठा- क्या और लास्ट में क्या। 58,000 करोड़ और उसके अंदर लाइन लागे के 7 किलोमीटर सुरंग रहेगी और 3 किलोमीटर साथ में सुरंग रहेगी। उसके ऊपर जब तक हॉल नहीं करोगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो संभव असंभव है। ये नोट आगे बाहर कर और दे दिया इन्होंने। फिर मैंने सोचा मैं कि अब बहुत मुश्किल है। फिर मैंने दूसरे दिन ही माइक जो एसी लगा हुआ है उसको बुलाया, जो मेरे मिलने वाले थे। फिर एक मैंने जालोर वाले को बुलाया और सिरोही वालों को, तीनों को बैठ करके हमने पूरा होमवर्क किया। किसान संघर्ष समिति वाले थे जो इसके बारे संबंधी जो कोशिश कर, उनको भी बुलाया। सब मिलकर भी ये हो गया, ये ले पकड़ो। तो सबने कहा कि ये तो संभव हो नहीं सकेगा। तब उन्होंने एक रास्ता निकाला कि खदाना बांध का जो पानी है उसको अपन सुखलाम सूरज जो नहर है उसमें डालें और उसके मार्फत अपन पानी ला करके फिर यहाँ से ले गए। इसके लिए हमने वापस वहां से लेटर लिखा, जालोर से जोधपुर आया, अभी वापस गुड़गांव कंपनी के पास रहा कि अभी इसके ऊपर सर्वे करो। उसको छोड़ा है, फिर मैंने दूसरा पकड़ा है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। मगर छोड़ा नहीं है, पास में आएगा पानी तो वहां से लाकर वो रिपोर्ट आते ही मैंने कल टाइम मांगा था, कल नहीं मिला। कल मैं गुड़गांव वापस जाऊंगा और जाकर के वो उस फाइल के लिए कितना क्या होगा वो आगे बढ़ा करके मैं कोशिश। चलिए, काफी लंबी चर्चा हो गई है। आपने अपने राजनीतिक करियर को लेकर के भी काफी रोचक किस्से बताए हमें और खुलकर बातचीत हुई। आपने पिछले 1 साल में क्या कुछ प्रयास किए वो भी बताए और आने वाले समय में रेलवे को लेकर के, जालोर सिरोही में पानी की समस्या को लेकर के क्या कुछ काम करने वाले वो भी बताए। पॉलिटिकल पंचायत के साथ इतना लंबा समय आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। पॉलिटिकल पंचायत पर फिर किसी और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।